पूरे साल हिंदी नहीं पढ़ी तो आप फंसेंगे। हेलो एवरीवन, सो बिग क्लास 10 वाली बच्चों आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं भाई क्लास 10 हिंदी बावन शॉर्ट की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास 10 हिंदी का लिटरेचर पोर्शन पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद में भाई हिंदी का लिटरेचर पोर्शन में से आपका एक भी मार्क्स नहीं कट रहा होगा। और भी हिंदी वो सब्जेक्ट होता है जिसे क्लास 10 वाली बच्चा पूरे साल इग्नोर करती है, लेकिन ये वो सब्जेक्ट है जो आपको डूबने से बचा देता है। अगर आपके मैथमेटिक्स में थोड़े बहुत मार्क्स कट जाते हैं तो यहां से आपकी परसेंटेज कोप अप हो रही होती है। तो चलिए भाई चालू करते हैं आज की वीडियो को। आर यू रेडी फॉर द वीडियो? लेट्स गो द इंट्रो। तो चलिए चालू करते हैं हिंदी आ का बाप वन शॉट। पहला चैप्टर है आपका नेताजी का चश्मा, लिखा है स्वयं प्रकाश ने। अच्छा हाँ, इससे पहले एक बात और, तो भाई आपको इस वीडियो को खाली नहीं देखना है, इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज कर ही लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के नोट्स इस वीडियो के खत्म होने के बाद में इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाएंगे। उन नोट्स को आपको डाउनलोड करना है, निकलवा लेना है। 2-3 बार आपको मिनिमम उन नोट्स की रीडिंग करनी है। लेकिन हिंदी में चाहिए सर हमको 100 मार्क्स। 100 मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होंगे। हिंदी हो, साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, सब में यह चीज अप्लाई होती है कि भाई सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस रिपीट करते हैं प्रीवियस ईयर के, तो वो आपको कहां से करने हैं। भैया हमको तो मार्केट में प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं, लेकिन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न पे आएंगे, यानी उनका सिलेबस वही होगा। हमारे रिड्यूस सिलेबस के भी क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे। तो भाई यहां पे मैंने आपके लिए एक बुक निकाली है, वो मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आपको रिकमेंड कर रखी है। शिवदास की बुक्स हैं भाई, हिंदी के लिए बुक है, साइंस एसएसटी मैथ के लिए भी इनकी बुक्स अवेलेबल हैं। इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर दिया है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। इनकी बुक आप ले लीजिए, बहुत लोगों ने ले भी ली होगी। अगर आपने नहीं ली है तो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसका लिंक है, आप नए आ रहे हैं तो जाइए ले लीजिए। कोई ज्यादा नहीं, 171 की पर सब्जेक्ट बुक पड़ती है। तो हिंदी के लिए हो, साइंस के लिए हो, बाकी सबके लिए आपको इनको अप्लाई करना है। इस वीडियो के बाद में हिंदी की बुक में से आपको इनके क्वेश्चंस लगा के कर लेने हैं प्रीवियस ईयर के लिए, और आपके हिंदी में भी एक मार्क्स नहीं कट रहा होगा, क्योंकि हिंदी वो सब्जेक्ट है जो आपके बाकी कट रहे मार्क्स को कोप अप कर रहा होता है, आपकी परसेंटेज पे फर्क नहीं आने देता। इस वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको इन क्वेश्चंस बैंक को कर लेना है। तो चलिए चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ में। पहला चैप्टर है आपका नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश। ये चैप्टर भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चश्मे के ऊपर पूरा का पूरा व्यंग है, जैसे स्वयं प्रकाश ने करा है। तो कहानी चालू होती है हालदार साहब के साथ में। हालदार साहब इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, मतलब कि मेन प्रोटैगनिस्ट हैं इस कहानी के। आज के हालदार साहब को तुम हवलदार साहब समझ सकते हो। हवलदार साहब हर 15वें दिन अपनी कंपनी के काम से किसी भी जो होता है एक कस्बे से गुजरा करते थे। उस कस्बे में भाई पुराने टाइम की बात हो रही है, तो कुछ पक्के मकान थे, एक छोटा सा बाजार था, बालक बालिकाओं के विद्यालय भी थे, और सीमेंट से बने हुए कुछ कारखाने भी थे। हाँ भाई, और एक सिनेमा घर भी था, क्योंकि पुराने टाइम में सिनेमा घरों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। जैसे आज भाई घर में बैठ के सभी लोग टीवी देख लेते हैं, ऐसे पुराने टाइम में नहीं हुआ करता था। मतलब सिनेमा घर में लोग जाके भाई फिल्में उल्में देखा करते थे। भाई उस टाइम के अच्छे अच्छे शौक हुआ करते थे। तो इस कस्बे के मुख्य बाजार में मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर से बनी हुई मूर्ति लगी हुई थी। मूर्ति बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उन्हें लगा कि इस नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने ये मूर्ति लगवाई होगी, और जो मूर्ति लग रही होगी तो हाँ भाई काफ़ी ज़्यादा जो होता है भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स तुमको सबमिट करने पड़ते हैं मूर्ति लगाने से पहले। कोशिश करना कि तुम्हारी मूर्ति लग जाए, कहीं ना कहीं ऐसे कुछ कर्म करो ज़िंदगी में, तो हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया होगा। फिर जो होता है ये मूर्ति लगाने के लिए बहुत हड़बड़ी में चीज़ें कराई गई होंगी, और हाई स्कूल के इकलौते डाइनिंग मास्टर को ये कार्य दे दिया गया होगा, जिन्होंने इस कार्य को करने में तो भाई पूरा एक महीने का टाइम दिया होगा कि भाई हम इस कार्य को 1 महीने में कर देंगे, लेकिन कर नहीं पाए होंगे। मूर्ति तो अच्छी बनी थी संगमरमर की, लेकिन जो उसका चश्मा था वो असली लगा हुआ था। तो उन्हें हालदार साहब को ये बात बड़ी ही आकर्षित कर रही थी कि जो मूर्ति है वो तो पूरी सही है कि हाँ संगमरमर की बनी हुई है, लेकिन उसका जो चश्मा है वो सचमुच का है। और उन्हें ये विचार बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई किसी ने मूर्ति बनाई है, लेकिन उसका चश्मा तो भाई सचमुच का बना दिया है, चश्मा उसका रियल है, मतलब वो संगमरमर का चश्मा नहीं है। तो उन्हें ये बहुत अंदाज पसंद आया, और हालदार साहब जब वहाँ पे आए तो उन्हें देखकर बड़ा अजीब सा लगा। क्या लगा कि भाई जो चश्मा है मूर्ति का वो चश्मा बदल गया है, वो चश्मा दूसरा लगा हुआ है। अब ये वो सोच रहे हैं कि भाई ये क्या है, जब मूर्ति में पहले तो दूसरा चश्मा लगा था, अब कोई दूसरा चश्मा लगा है, और उन्हें ये चीज़ बड़ा ही खटकने से लगी।
और इसका कारण उन्होंने वहाँ एक पान वाला खड़ा हुआ था, मोटा सा काला सा, ठीक है, पान वाला वहाँ पे, ऐसा कुछ तुम्हारी एनसीईआरटी भी व्यंग करती है इसको। तो उन्होंने ये जो होता है पान वाले से जाके पूछा कि हाँ भाई ये क्या है, ये क्या मतलब ये मूर्ति का चश्मा क्यों बदला हुआ है। तो पान वाले ने इसका कारण बताया भाई कि एक कैप्टन नाम का इंसान है जो इस चश्मों को बदल देता है। हवलदार साहब ने सोचा, हवलदार साहब या हवलदार साहब जो कहना है कह लो, हवलदार साहब ने सोचा अरे यार कैप्टन मतलब कैप्टन फौज का रिटायर्ड सिपाही रहा होगा, मतलब फौज का कोई रिटायर्ड सिपाही होगा, या जो होता है नेताजी के साथ रहा हो, नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। इस पर पान वाले ने बड़ा ही खिल्ली, बड़ा ही मजाक में उड़ाते कहा क्या साहब क्या, वो लंगड़ा कहाँ जाएगा फौज में। और तभी हवलदार साहब ने देखा कि कैप्टन एक बूढ़ा सा मरियल सा आदमी है जो सिर पे जो होता है गांधी टोपी लगाए हुए है और हाथों में एक चश्मे का पूरा वो, जैसे वेंडर नहीं होते स्ट्रीट वेंडर जो गली गली जाके सामान बेचते हैं, ऐसे कैप्टन क्या कहते हैं गली गली जाके चश्मे बेचने वाला था। मतलब हाथ में जो होता है बहुत सारे चश्मे और एक काला चश्मा लगाए हुए इधर उधर घूमता हुआ चश्मे बेच रहा था। और उसने फिर क्या करा, उसने अपने चश्मे में से एक चश्मा मूर्ति को लगा दिया। अब देखो भाई मूर्ति को तो चश्मा लगाया है, ठीक है, अब जब कोई ग्राहक आता है कहता भाई ये जो मूर्ति को लगा है ना चश्मा, ऐसा ही फ्रेम हमको चाहिए। अब कैप्टन के पास में अगर फ्रेम होता था तो दे देता, लेकिन अगर फ्रेम नहीं होता तो वो मूर्ति का चश्मा उतार के उसको दे देता था और मूर्ति को दूसरा चश्मा लगा देता था। तो उन्हें हवलदार साहब को ये बड़ा ही अच्छा लगा, ठीक है। और अब जो होता है ये हवलदार साहब को ये सोच रहे थे कि भाई ये मूर्ति में चश्मा क्यों नहीं है। तो चश्मा मतलब होना चाहिए था, संगमरमर की मूर्ति है तो चश्मा भी संगमरमर का होना चाहिए था। तो इसका उन्होंने कारण जानने की कोशिश करी तो पता चला कि भाई जो मूर्तिकार था उसने समय कम होने के कारण भाई मूर्ति का चश्मा ही नहीं बनाया था, जिसके कारण मूर्ति जो होता है बिना चश्मे की लगी थी। लगभग 2 साल तक हवलदार साहब ये सब देखते रहे कि भाई मूर्ति के चश्मे बदल रहे हैं, फिर जो होता है नया चश्मा लगा हुआ है, फिर से नया चश्मा लगा हुआ है मूर्ति में। मतलब रोज़ की रोज़ भाई हर दूसरे तीसरे चौथे दिन चश्मा बदल जाता था जब भी वो आते थे वहाँ पे कस्बे में। फिर एक बार उन्होंने देखा कि हाँ मूर्ति पे चश्मा नहीं है और बाजार भी बंद है। अच्छा उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, होगा भाई बाजार बंद है, कैप्टन नहीं आया होगा, मूर्ति पे चश्मा नहीं लगा है। अगली बार आए तो फिर से जो होता है उन्हें मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखाई दिया। तो फिर उत्सुकता के कारण उन्होंने फिर से वही पान वाले के पास में जाकर पूछा। उसने बड़ा ही जो होता है उदास सा चेहरा बना के बताया कि साहब कैप्टन मर गया। हवलदार साहब को ये सोचकर बड़ा ही दुख हुआ कि अब तो जो होता है नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की ही रहेगी। और जब वो अगली बार आए तो अगली बार उन्होंने उधर से निकलने पर ये सोच लिया कि भाई मैं अब मूर्ति को नहीं देखूंगा क्योंकि वहाँ पे चश्मा नहीं होगा मूर्ति पे, मुझे बहुत अजीब सा लगेगा, मुझे दुख होगा कि हाँ भाई मूर्ति पे चश्मा नहीं है। लेकिन भाई वही बात है, जब आप 1-2 साल तक कोई काम को कर रहे हो, बिल्कुल आपकी आदत पड़ चुकी है, तो आदत से मजबूर आप उतना अपनी मुंडी उधर उधर घुमाई लोगे। अब उन्होंने जैसी अपनी मुंडी उधर घुमाई, उन्हें देख के बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि किसी मूर्ति पे किसी बच्चे ने अपना एक चश्मा बना के लगा दिया, सरकंडे का चश्मा बना के लगा दिया। सरकंडे मतलब एक तरीके से वही गाँवों में मिट्टी होती है, किले की तरह तुम समझ सकते हो, तो उसका चश्मा बना के किसी बच्चे ने मूर्ति को लगा दिया है। ये देखकर उनकी आंखें भर आई और उन्होंने जो होता है अपनी गाड़ी से उतरकर ये सोचने लगे कि भाई आज भी जो होता है इस देश के अंदर हर एक नागरिक के अंदर भाई देशभक्ति की भावना तो है, क्योंकि बच्चों के अंदर भी ये भावना हमें दिखाई दे रही है। अगर बच्चों के अंदर ये भावना है तो मतलब बड़ों ने ये भावना सिखाई होगी। और आज भी हमारे देश में देशभक्ति की भावना है। ये देखकर उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने जो होता है निकल के सैल्यूट भी करा। तो ये कहानी थी आपकी नेताजी की चश्मा की। अच्छी सी कहानी है। इसमें मतलब मेनली ये जो आपके राइटर हैं स्वयं प्रकाश ये बताना चाह रहे हैं कि देशभक्ति आज भी जो होता है जिंदा है। आज भी देशभक्ति की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। हमारी फ़ौज हो गई, हमारी जितनी भी फ़ौज है वो भी देशभक्ति दिखाती है, अपनी जान कुर्बान कर देते हैं देश के ऊपर बिना सोचे समझे। तो ये देशभक्ति ही है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी का। तो चलिए इसकी ज़रा बात करते हैं। ये बाल गोविंद भगत के बारे में एक चैप्टर है जो कि 60 वर्ष के बड़े ही मझले से कद के गोरे चिट्टे से आदमी हैं। उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। हाँ बाल सफ़ेद हैं लेकिन काफ़ी कम कपड़े भी पहनते हैं। अच्छा ये जो होता है वीडियो में बाद में आपको एज आ एनिमेटेड तौर पे मतलब जो नोट्स बनेंगे, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये नोट्स के फॉर्मेट में भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो नोट्स भी मेरा ही बोलने के हिसाब से नोट्स होंगे, तो उसी को आपको थोड़ा सा
अपना बना के चलना होगा और अपनी बुक्स को थोड़ा सा साइड में रख लिए, जिससे कि अगर जब हम पद के खंड की तरफ बढ़ेंगे, मतलब पोएम्स की तरफ बढ़ेंगे, तो वो आपकी मदद कर रहे हों। राम वृक्ष बेनीपुरी ने चैप्टर लिखा है भाई बाल गोविंद भगत, इसकी ज़रा बात करते हैं। ये जो चैप्टर है ये बाल गोविंद भगत के बारे में है। ये 60 वर्ष के गोरे चिट्टे आदमी हैं और 60 वर्ष के हैं तो भाई मतलब बाल भी सफ़ेद हो गए होंगे और बहुत ही कम कपड़े पहनते हैं, और एक जो होता है कमर पे एक लंगोट और सिर पर कबीर वाली टोपी, जिन्हें कबीर पंथियों की टोपी कहा जाता है, और कबीर को ही वो अपना मानते हैं, अपना साहब मानते हैं। और गीत बहुत अच्छे लगते हैं उन्हें, मतलब उन्हीं कबीर के गीतों को ही मानते हैं, कबीर को ही मानते हैं, उनके गीतों को गाते हैं और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हैं। हाँ, कबीर के आदर्शों पर चलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सबसे एकदम खरा व्यवहार रखते हैं, एकदम खरा व्यवहार। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई साधु हैं। उनका एक बेटा भी है, एक जो होता है बेटे की बहू भी है, या तुम्हारी एनसीईआरटी में पुत्र वधू लिख रखा है तो पुत्र वधू भी है, खेती बाड़ी भी है, हाँ भी एक साफ सुथरा मकान है। और कबीर के प्रति उनकी जो श्रद्धा और प्रेम है वो काफ़ी मतलब अपार है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो भी खेत से कुछ बहुत थोड़ी बहुत पैदावार होती है उसे सबसे पहले कबीर पंथी मठ में, यानी कि जो होता है कबीर पंथियों का कुछ एक सोसाइटीज ऐसा समझ लो, वहाँ पे जाके दान दे देते हैं और फिर वहाँ से जो प्रसाद स्वरूप मिलता है उसी से अपनी गृहस्थी चलाते हैं। बारिश का टाइम है, जब बारिश हो रही है पूरे गाँव वाले खेतों में, गाँव में अलग ही माहौल होता है बारिश में। गाँव वाले सब खेतों में बच्चे टहल रहे होते हैं और सब पूरे गांव वाले खेतों में निकल पड़ते हैं, बच्चे भी खेतों में उछल कूद कर रहे होते हैं। उस टाइम बाल गोविंद भगत के कंठ से एक मधुर गीत निकलता हुआ सुनाई देता है और उनका जो गीत है इसका एक एक शब्द सबको मोहित करने वाला होता है, मतलब सबको एकदम अपने जो गीत का एकदम मनमोहक कर देने वाला ऐसा गीत गाते हैं, मतलब बहुत मज़ेदार गीत गाते हैं। और ये जो सुनाई देता है तो उनके कंठ से निकलता हुआ संगीत सबको मोहित करने वाला होता है, मतलब बहुत मज़ा आता है सुन के। बाल गोविंद भगत चमेली के खेत में खड़े हुए अपने खेतों में धान लगाए रहे होते हैं। तो ये बाल गोविंद भगत हैं। पौधा जब लगा रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से ये काम कर रहे होते हैं, और जब पौधा लगाते हैं तो साथ साथ में संगीत भी गा रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पौधा रोपण करने का काम और संगीत, ऐसी संयोग साधना भाई कहाँ मिलती है यार, कि हाँ कौन काम करते समय भी जो होता है गाना गा रहा है या संगीत गीत गा रहा है, मतलब अलग ही लेवल का जो होता है उनकी श्रद्धा थी कबीर की तरफ। तो आधी रात में भी जब मेंढकों की टर 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 सुनाई दे रही होती है, मतलब बारिश होती है तो मेंढक खूब टर 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 कर रहे होते हैं, उस टाइम भी मेंढकों की टर टर से भी ऊपर बाल गोविंद भगत का गीत सुनाई पड़ता है। जब सारा विश्व, जब सारी दुनिया नींद में सोई होती है और सुबह का टाइम होता है, भोर का टाइम होता है, सूरज निकल रहा होता है, चांद छुप रहा होता है, तब भी बाल गोविंद भगत का ही गीत सबको जगा देता है। भगत का प्रातः काल वाला गीत चालू हो जाता है, ठंड हो गर्मी हो, ठंड में दांत किटकिटाने वाली ठंड भी हो, लेकिन तब भी वो जो होता है अपना गीत गा रहे होते हैं। और उनकी उंगलियां खजड़ी, आपकी एनसीईआरटी में खजड़ी वर्ड लिख रखा है, तो खजड़ी होता है ये ड्रम की तरह होता है, खजड़ी पर चलना आरंभ करती हैं और गीत गाते गाते वो इतने जोश में आ जाते हैं कि उनके मस्तिष्क पर पसीना भी आने लगता है, मतलब माथे से पसीना टपकने लगता है, कड़कड़ाते हुई ठंड में इतना जोश में आ जाते हैं। गर्मियों की अगर बात करें तो गर्मियों में उमस भरी शाम में मंडली के साथ में बैठकर संगीत गाने में अलग ही लीन हो जाते हैं और उनका मन उनके जो होता है तन पर इतना हावी हो जाता है कि वो गाना गाते गाते नृत्य भी करने लगते हैं, गाना गाते गाते वही नाचने भी लगते हैं, मतलब इतना ज़्यादा मन तन पे हावी हो जाता है। उनकी संगीत साधना इतनी तगड़ी है। लेकिन हाँ, गांव वालों को उनकी संगीत साधना का चरम उस दिन देखने को मिला जब उनका पुत्र बीमारी के कारण चल बसा। अब जब उनका पुत्र बीमारी के कारण चल बसा तब लोग उनके घर पे पहुंचे तो देखा भगत ने क्या कर रखा है। भगत ने अपने मृतक पुत्र को चटाई पे लिटा दिया है, चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से उसे ढक दिया है और उस पर कुछ फूल रखे हैं, तुलसी रखी है और एक चिराग जला दिया है सिरयाने, और आसन जमाए हुए वहाँ पे सिरयाने आसन जमाए हुए गीत गाए जा रहे हैं। उनकी बहू रो रही है तो उससे कह रहे हैं कि रोना मत, क्योंकि ये रोने का उत्सव नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा के पास में जो आत्मा है वो परमात्मा के पास चली गई है, इसका शोक नहीं मनाना चाहिए। बाल गोविंद भगत के हिसाब से उनकी दृष्टि में ये व्यर्थ है। बाल गोविंद भगत
फिर लेखक कहता है कि कोई समाज सुधारक तो नहीं थे, लेकिन हाँ, उन्होंने अपने घर में समाज सुधारकों जैसा ही कार्य किया। अपनी पुत्र वधू यानी कि अपनी बेटी की बहू को भी उसके भाई को बुलाकर साथ भेजते हुए कहा कि फिर से इसका विवाह कर दो, क्योंकि ये अभी जवान है, तो ये समाज सुधारकों वाला ही है, फिर से इसका विवाह कर दो। और बहू ने मायके जाने से जब मना करा तो उनकी ये जिद करने के बाद भी कि बहू कह रही है नहीं, हम जो होता है मायके नहीं जाएंगे, और लेकिन तब भी उन्होंने ये भेजते हुए कहा कि बहू कह रही है नहीं, आपका खाने का जो होता है इंतज़ाम कौन करेगा, खाने का ख्याल कौन रखेगा, लेकिन तब भी उन्होंने नहीं माने, अपने निर्णय पर अटल रहे एकदम। अब बाल गोविंद की जो होता है, बाल गोविंद भगत बूढ़े आदमी हैं, उनकी मृत्यु भी उनके व्यक्तित्व के हिसाब से हुई। करीब 30 को चलकर रोज गंगा नहाने जाते थे, गंगा स्नान करने जाते थे, और वहाँ साधु सन्यासियों के साथ संगीत में जमे रह गए, और उनके स्नान की अपेक्षा बहुत अच्छी होती थी। मतलब स्नान के बाद में खूब जो होता है गीत गाते थे, और लौटकर उन्हें बुखार आने लगा। इस पर भी उन्होंने अपने रोज़मर्रा के कामों को जारी रखा। लोगों ने मना भी करा, गांव वालों ने मना भी करा कि हाँ भाई आप अब ऐसा ना करिए और थोड़ा सा जो होता है आराम करिए, लेकिन हाँ हंसकर टाल देते थे। शाम को भी गीत गा रहे थे, लेकिन उस दिन उनके गीतों में वो बात नहीं थी। अगले दिन भोर में भगत का गीत तो सुनाई नहीं दिया। जब लोगों ने जाके देखा तो वो स्वर्ग से धार चुके थे। ये चैप्टर था आपका बाल गोविंद भगत। राम वृक्ष बेनीपुरी ने बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा चैप्टर लिखा है। मतलब अगर इस चैप्टर की आत्मा आप समझ जाएं तो मज़ा बहुत आएगा। विजुअलाइजेशन का खेल होता है, इसलिए मैंने अगर बाद में जो होता है यहाँ पे मैं एडिट करूँगा तो यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटोज़ भी डाल दूँगा, जिससे तुम्हें थोड़ी अच्छी और विजुअलाइजेशन हो, आपके नोट्स के अंदर फ़ोटोज़ हो। मतलब गाँव का माहौल अलग होता है, मैं भी गाँव से हूँ तो गाँव का माहौल अलग होता है। शहर की किच 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 से गाँव एकदम शांत होता है। आपको चिड़ियों की आवाज़, ठीक है, सुबह उठोगे एकदम शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस, जो शहरों में नहीं देखने को मिलता है। गांव में उठो कभी सुबह 4 बजे, बहुत शांति होती है, इतनी शांति कि आपको अपने दिल के धड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। गर्मियाँ हो तो अलग ही शांति होती है। तो ये है आपका चैप्टर बाल गोविंद भगत। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है आपका लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज यशपाल द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है यार। इसमें मज़ा बहुत आता है और थोड़ी सी फ़नी भी है, अगर देखा जाए रोमांचक भी है, फ़नी भी है, बहुत मज़ा आएगा। यशपाल एक टाइम यात्रा कर रहे होते हैं और सेकंड क्लास की टिकट ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई लेखक हैं, नई कहानियाँ लिखने के लिए भाई थोड़ा सा शांति भी चाहिए होती है। तो हाँ भाई सेकंड क्लास में थोड़ी एकांत भी मिल जाएगा, शांति भी मिल जाएगी। यशपाल सेकंड क्लास की टिकट लेकर और वहाँ पे चढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि भाई जो खिड़की होगी उसमें रास्ते में आने वाले जितने भी दृश्य होंगे उनको देखकर ही शायद कुछ दिमाग में आ जाए कि भाई ऐसा कुछ कर लेंगे, ये लिख लेंगे, वैसा सोच रहे होते हैं। चढ़ते हैं आपके सेकंड क्लास के डिब्बे में। एक नवाब साहब बैठे होते हैं पालथी मारे हुए। उनके सामने भाई 2 ताज़े 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 हरे हरे ककड़ी वाले खीरे रखे होते हैं। मज़ा बहुत आता है, ठीक है। और लेखक उस डिब्बे में चढ़ने पर नवाब साहब ने कोई स्थान नहीं दिखाया। मतलब नवाब साहब को कोई मतलब ही नहीं था, तुम आ रहे हो आओ, नहीं आ रहे हो मत आओ। और उसके डिब्बे में आने से शायद लेखक ने सोचा नवाब साहब खुश नहीं थे, क्योंकि एक सफ़ेद पोश आदमी जिसके सामने खीरे जैसी कुछ जो होता है साधारण सी चीज़ रखी हुई है, उन्हें संकोच तो हो रहा ही होगा। ट्रेन चल पड़ती है और बहुत देर हो गई, लेकिन नवाब साहब उनकी तरफ देख रहे हैं, फिर खीरों की तरफ देख रहे हैं, फिर खीरों की तरफ देख रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं, खीरे नहीं खा रहे हैं। किसी तरह उन्होंने लेखक को खीरा खाने के लिए पूछ ही लिया कि जनाब खीरा खाएंगे, निमंत्रण दिया। लेकिन लेखक ने धन्यवाद शायद उनके मुंह पर मारा, नहीं ठीक है, नहीं, ठुकरा दिया। लेखक ने कहा कि नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। लेखक के मना करते ही नवाब साहब ने जो होता है ककड़ियों को नीचे तौलिए पर रखा। ककड़ी और खीरा, खीरा ककड़ी बात एक ही है, ठीक है। तौलिए पर रखा और तौलिए को जो होता है सामने बिछाकर उस पर रख दिया। खीरों को जो होता है उनको छीला, एकदम बढ़िया तरीके से खिड़की से बाहर धोया, और फिर जो होता है सिर काट कर और झाग निकाल के खीरों के और उनको रख दिया। उनको अच्छी तरीके से उस पर ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च और सब कुछ डाल के एकदम कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया है रामलाल? हिंदी कमेंट सेक्शन बताओ, ठीक है। खीरों वीरों का नाम सुन के कितने लोगों के मुंह में पानी आया? नीचे रख दिया भाई, एकदम उस पर नमक मिर्च छिड़क उड़क के सब एकदम तैयार, एकदम खाने के लिए। और फिर जो होता है एक बार उन्होंने फिर से लेखक को प्रस्ताव दिया, लेकिन फिर से जो होता है लेखक ने नवाब साहब के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ये कह के कि भाई उनका मेधा कमज़ोर है।
फिर नवाब साहब ने क्या करा, अब कैसे खाएं खीरे। फिर नवाब साहब ने खीरों को सूंघा, उनका पूरा स्वाद लिया और फिर एक एक करके खिड़की से बाहर सारी के सारी उनकी फांकों को या काशों को फेंक दिया बाहर। अब उसके बाद में जो होता है, फिर उसके स्वाद से कल्पना मात्र से ही उनका पेट भर गया और फिर अपना मुंह पोंछते हुए उन्होंने जो होता है एक बहुत ही अच्छी सी डकार भी ली। और फिर जो होता है लेखक ये सोच रहा था कि जब बिना खीरा खाए जब किसी को खीरे का स्वाद आ सकता है और इच्छा मात्र से ही पेट भर सकता है, तो क्यों ना बिना किसी सोच के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती, बिना किसी विचार, बिना किसी घटना या बिना किसी पात्र के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिख सकते और लेखक की नई कहानी भी बन जाती है। तो ये था लखनवी अंदाज, लिखा है यशपाल ने। बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एक कहानी यह भी। मनु भंडारी द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। मनु भंडारी की अगर हम बात करें तो एक ये मॉडर्न राइटर हैं, तो मॉडर्न ही चैप्टर है, मतलब अभी रिसेंट की कहानी है। हमारे आज़ादी की भी कहानी इसमें थोड़ी सी इंक्लूडेड है। यह कहानी एक कहानी यह भी, ये नामक पार्ट जो होता है मनु भंडारी द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने अपने जो होता है जीवन में घटी हुई घटनाओं का वही पूरा विषय में लिखा है, जिसका संबंध उनके लेखकीय जीवन यानी उनके राइटिंग जीवन से भी है। लेखक अपने जो होता है जवानी के दिनों को याद करते हुए घटनाओं का बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे विश्लेषण कर रही हैं, मतलब पूरा बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बता रखा है। अपने पिताजी के बारे में बताया है, कॉलेज के बारे में बताया है और अपनी जो होता है कॉलेज की प्रिंसिपल यानी शीला अग्रवाल के भी बारे में उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी बहुत चीज़ें बता रखी हैं। अपने परिवार और कॉलेज की बहुत अच्छी अच्छी कुछ घटनाओं का भी यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया है और अपने पिता के स्वभाव में उन्होंने क्षण क्षण में आने वाले जो बदलाव हैं उनका भी बहुत अच्छा जिक्र किया है। तो चलिए चालू करते हैं और थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब जो इस चैप्टर का मेन जो इसका बेस बनाने का है वो चीज़ आपको मैं बता रहा था। तो लेखक अपने जो होता है लेखक का जन्म स्थान है ज़िला मंदसौर मध्य प्रदेश में, वहाँ पे जो होता है उनका जन्म हुआ है और वहाँ से उनकी जुड़ी हुई बहुत सारी यादें भी हैं। अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में 2 मंजिला मकान में जुड़ी बहुत सी बातें उनको याद आती हैं। अजमेर के इसी 2 मंजिले मकान में ऊपर उनके पिता एक बहुत जो होता है अव्यवस्थित ढंग से यानी अगर बहुत ही फैला हुए कमरे में रहते थे, जहाँ पे पुस्तक, पत्रिकाएं, अखबार सब फैले रहते थे और बीच में कुछ लिखते रहते थे बैठे हुए या डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे के कमरों में उनकी माँ, उनके भाई बहन आदि सब लोग रहते थे। पिता की अगर बात करी जाए लेखक के, तो लेखक के पिता अजमेर आने से पहले मध्य प्रदेश में इंदौर में रहते थे, जहां उनकी बहुत प्रतिष्ठा भी थी। वहां उन्होंने अनेक सामाजिक राजनीतिक कार्यों में हिस्सा भी लिया था और अनेक इन्हीं राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए भी थे और शिक्षा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी थी। वहाँ पे शिक्षा का ना केवल उपदेश दिया बल्कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने विद्यार्थियों को भी सिखाई थी। विद्यार्थियों को घर पे पढ़ाया भी था और बहुत सारी नए ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हुए भी थे। ये सब उनकी खुशहाली के दिनों की बात है जो हमें पता चलती है यहाँ पे। अगर लेखिका के पिता का वर्तमान की बात करी जाए तो उन्होंने ये स्वीकार किया है इस कहानी के अंदर कि उनके पिताजी अंदर से अब टूट गए हैं, जो बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण हुआ था। इस कारण वो इंदौर से अजमेर भी आ गए थे, केवल अपने बलबूते पर अपनी अधूरी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा कर रहे थे। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश ना माने जिनको समझ में नहीं आया, डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। इस कार्य में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खो दी थी, लेकिन उनका जो होता है आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार तो नहीं हुआ था और उनकी जो सकारात्मक सोच है वो भी धीरे धीरे नकारात्मक सोच में परिवर्तित होती चली गई। लेखिका यहाँ पे बात करती है कि उनके पिताजी का व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा था, लेकिन हाँ कुछ कमियां भी थी और कुछ खूबियां भी आ गई थी, जिन्होंने चाहे अनचाहे अगर मैं बात करूं तो अपने भीतर बहुत सारी चीज़ों को जन्म दे दिया था। लेखिका यानी मन्नू भंडारी का रंग जन्म से ही थोड़ा काला था और बहुत ही दुबली और मरियल सी थी बचपन से। उनके पिता को तो गोरा रंग पसंद था। इसी कारण उनके परिवार में लेखिका से 2 साल बड़ी जो उनकी बहन थी उसकी बड़ी तारीफें हुआ करती थी और उनकी बहन का नाम यहाँ पे सुशीला है। उनसे हर चीज़ में उनको कंपेयर किया जाता था। सुशीला स्वस्थ भी थी, हंसमुख भी थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब जो होता है गोरी चिट्टी भी थी, जो उनके पिता को पसंद था। इसके कारण भाई लेखिका के अंदर बहुत सारी जो होता है हीन भावना उत्पन्न हो गई,
बहुत ज़्यादा हेट्रेड उत्पन्न हो गया। हाँ, मैं यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में आ गए हैं। तो हीन भावना उत्पन्न हो गई। इतना नाम और इतनी प्रशंसा जो लेखिका को मिली है, उसके बाद भी जब भी वो अपने इन प्रशंसाओं को जिक्र करती हैं तो थोड़ा सा संकोच लगता है उनको ये चीज़ जिक्र करने में। अगर लेखिका की माँ की बात करी जाए तो लेखिका की माँ का जो स्वभाव था वो पिता से बिल्कुल ही उल्टा था। अनपढ़ थी वो, लेकिन हाँ, अनपढ़ होते हुए भी घर में जो होता है अपने उनके पिता का क्रोध सहते हुए अपने काम करते रहा करती थी, और बहुत ही सहनशील धैर्य वाली महिला थी। अपने पति के जो अत्याचार जो थे, मतलब जो अत्याचार उनके ऊपर करते थे, क्रोध करते थे, उन्होंने उनको अपना भाग्य समझ लिया था। परिवार में किसी से कुछ नहीं मांगा, बल्कि जहाँ तक हो सका दिया ही है परिवार को। इसका फलस्वरूप ये था कि भाई बहुत सारी जो होता है माँ, उन भाई बहनों का लगाव तो माँ के साथ ही था, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई। लेखिका के अगर आस पड़ोस की बात करते हुए वो बताती हैं कि वो 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, और इस कारण सबसे पहले उनकी बहन का विवाह हुआ। उस समय लेखिका यानी मन्नू भंडारी 7 साल की थी। अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ लेखिका बहुत सारी लड़कियों के साथ बहुत सारे खेल खेला करती थी। वैसे तो लड़कियों वाले खेल भी हुआ करते थे, लेकिन भाई घर के भी काम करते थे, इसलिए लड़कियों से अधिक खेल नहीं सकी, और साथ साथ में लड़कों के साथ भी खेला करती थी। पड़ोस का दायरा आज की तरह सीमित नहीं था, जैसे उस टाइम भाई पड़ोस बहुत एक दूसरे से मिला करके रहते थे, लेकिन आज तो ये है भाई पड़ोस में कुछ भी होता है, सर क्या हुआ, लड़ाई हो गई है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। चलिए, उस टाइम की बात है। और उस समय भाई पड़ोसी भी बड़ा ही मिलनसार हुआ करते थे। आजकल तो जो होता है हर व्यक्ति अपना ही काम समेट रहा है, पास पड़ोस की क्या किसी को फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन हाँ, लेखिका के जो आपके पास पड़ोस के थे वो काफ़ी अच्छे थे। 40 के दशक में लड़कियों का विवाह बहुत जल्दी हुआ करता था, अनिवार्य भी था, और लड़कियों का जो होता है मतलब आपका बालिग होने से पहले 18 साल की उम्र से पहले ही विवाह कर दिया जाता था। और अगर लेखिका की बात करी जाए तो उनके दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई करने के लिए कोलकाता चले गए थे। इसके बाद पिताजी का ध्यान लेखिका की ही ओर गया था। जिस उम्र में लड़की को स्कूल की शिक्षा के साथ साथ घर चलाने की भी जो होता है शिक्षा मिली जाती है, उस समय लेखिका जो होता है अपना काम कर रही थी। लेखिका रसोई नामक भटियार खाने से दूर ही रहीं, क्योंकि उन्हें वो चीज़ पसंद भी नहीं थी, और उनके अनुसार वहाँ रहना अपनी प्रतिभा और क्षमता में अपने प्रतिभा और क्षमता को भट्टी में झोंकने जैसा था। मतलब भाई तुम अपने जितनी भी क्रिएटिविटी है ना, उसको भट्टी में ही डाल रहे हो। पिताजी के पास बहुत सारे लोग भी आया करते थे, घंटों घंटों तक बहस हुआ करती थी, लेकिन जब चाय पानी या नाश्ता देने के लिए जाती तो उन्हें पिताजी बैठा लेते, और वो भी जो होता है सुना करती कि हाँ भाई देश विदेश में क्या हो रहा है। अब बात करते हैं शीला अग्रवाल की। शीला अग्रवाल का लेखिका के जीवन में बहुत बड़ा महत्व हुई था। 1945 की बात है, जब लेखिका ने हाई स्कूल पास करा था, और गर्ल्स कॉलेज जो पहले हाई स्कूल हुआ करता था, लेकिन अब अभी पिछले वर्ष की कॉलेज बन गया था, उसी में उन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया। वहाँ पे उनका परिचय शीला अग्रवाल से हुआ, जो कि उसी वर्ष उस कॉलेज में हिंदी की अध्यापक नियुक्त हुई थी या प्रधान अध्यापक नियुक्त हुई थी। शीला अग्रवाल ने ही लेखिका का सबसे पहले परिचय साहित्य से कराया था, और पढ़ने मात्र को चुनाव करने में बदल दिया पूरा। मतलब जो होता है साहित्य का असली मज़ा उन्होंने उन्हें सिखाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि लेखिका ने साहित्य जगत की कई प्रसिद्ध साहित्यकारों को, जैसे कि भाई प्रेमचंद हो गए, अज्ञे हो गए, यशपाल हो गए, जैनेन्द्र हो गए, बहुत सारों की कहानियाँ आपके भी बुक में हैं, उनको पढ़ा। शीला अग्रवाल ने ना ही केवल लेखिका के साहित्य दायरे को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर लेखिका ने देश की स्थितियों को जानने और समझने का सिलसिला चालू करा। उसमें सक्रिय भागीदारी और बाकी सी चीज़ें भी चालू हो गई। इसी कारण वह स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लेने लगी। लेखिका के पिता तो यही चाहते थे कि वह उनकी उपस्थिति में घर में आए और लोगों के बीच उठे बैठे जाने समझे, लेकिन उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि घर से बाहर जाकर जो होता है लड़कों के साथ नारेबाजी करें। लेकिन उनके पिताजी को जब ये पता चला तो वह क्रोध में आग बबूला हो गए। इसके बाद भाई होता क्या था कि हाँ भाई कुछ दकियानूसी लोग होते हैं जो पिताजी को भड़का देते थे कि देखो भाई तुम्हारी लड़की सड़कों पर लड़कों के साथ हंगामा करती फिर रही है। ये बहुत सुनकर गुस्सा हो जाते थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता कि उनकी जो बेटी है उन्हें लोग बहुत सम्मान देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गर्व से एकदम अपना
मतलब गर्व से भर उठते थे बहुत अच्छी तरीके से। एक बार की बात है, लेखिका के घर पे कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र आया जिसमें उनकी शिकायत हुई हुई थी। पत्र पढ़ते ही लेखिका के पिताजी बहुत ही गुस्से से एकदम आग बबूला हो उठे। लेकिन जब वो कॉलेज से वापस लौटी तो वही क्रोध का स्थान उनकी प्रशंसा ने ले लिया, क्योंकि उनके पिताजी को यह जानकर बहुत ही खुशी हो रही थी कि उनकी पुत्री को कॉलेज में छात्राएं इतना सम्मान देती हैं कि एक बार कह देने पर उनकी पूरी की पूरी कक्षा की छात्राओं ने कक्षा का ही बहिष्कार तक कर दिया। 1947 की बात है। प्रधान अध्यापक जो शीला अग्रवाल थी, उन्हें को कॉलेज प्रशासन की तरफ से डिसिप्लिन खराब करने के लिए यानी कि अनुशासनहीनता के लिए जो होता है नोटिस आ गया, जिसमें उन पर लड़कियों को भड़काने और अनुशासन भंग करने में सहयोग करने का आरोप लगाया गया था। इसके अतिरिक्त जुलाई माह में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके लेखिका और 1-2 उनके साथ की लड़कियों को इस कॉलेज में प्रवेश करने पर रोक लगा दी। इस बात पर लड़कियों ने कॉलेज के बाहर रहकर प्रशासन के निर्णय का बहुत जोरों में जो होता है प्रदर्शन करा कि इसका परिणाम ये हुआ कि कॉलेज प्रशासन को 3rd ईयर की जो होता है क्लासेस फिर से चालू करना पड़ी। और साथ साथ में उस समय लेखिका की खुशी का एकदम ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि देश को स्वाधीनता मिल चुकी थी। तो ये था चैप्टर आपका एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है नौबत खाने में इबादत। यतेंद्र मिश्र द्वारा ये चैप्टर आपका लिखा गया है। तो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में जो होता है शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के बारे में बात करी गई है। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के जीवन के ऊपर थोड़ा सा जो होता है एकदम अच्छा वाला इसके ऊपर पूरी लाइट डाली गई है। नौबत खाने में इबादत जो होता है शहनाई वादक यानी कि बिस्मिल्लाह खां के बारे में है पूरा। तो यहाँ पे यतेंद्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां के परिचय के साथ साथ पूरा उनका जो होता है उनकी रुचियाँ और संगीत साधना, लगन और सारी की सारी चीज़ों की यहाँ पे बात करी है। इसमें उन्होंने उनके व्यक्तित्व की भी बहुत अच्छी यहाँ पे बात कर रखी है। तो चलिए इसके ज़रा चालू करते हैं। बिस्मिल्लाह खां का जो नाम था अमीरुद्दीन था। अमीरुद्दीन उनका ओरिजिनल नाम था। अमीरुद्दीन की अभी आयु केवल 6 वर्ष की है और बहुत ही रोचक ये कहानी है, तो पढ़ने में भी इसका बहुत मज़ा आता है। उनके बड़े भाई शमशुद्दीन हैं और शमशुद्दीन 9 वर्ष के हैं। अमीरुद्दीन को अभी रागों की अधिक जानकारी नहीं है। दोनों भाइयों के मामा बात बात पर जो होता है रागों के नाम बताते हैं, रागों की बात करते हैं। जब वह जो बातें उनको दोनों को समझ में नहीं आती तो दोनों उनके मामा सादिक हुसैन या अली बख्श, देश के जो जाने माने शहनाई वादक हैं, उनकी दिनचर्या बड़ी ही रोचक थी। उनकी दिनचर्या में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता था। हर दिन की शुरुआत यहीं से होती थी, बालाजी के मंदिर के दहलीज पे, जहाँ पे वो जो होता है शहनाई बजाते थे। अमीरुद्दीन यानी कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमरांव में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। बालक अमीरुद्दीन 5 से 6 वर्ष डुमरांव में बिताकर बनारस आ गए थे। डुमरांव का इतिहास में तो कोई ऐसा खास स्थान नहीं है, केवल इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है, वही वहाँ पे एक तरीके की घास होती है जिसे हम नरकट कहते हैं, वो वहाँ से बनाई जाती है। वहाँ पे जो होता है सोन नदी के किनारे पाई जाती है। अमीरुद्दीन 14 साल की उम्र में पुराने बालाजी मंदिर में नौबत खाने में रियाज यानी नौबत खाने में जो होता है पुराने मंदिर के नौबत खाने में एकदम जो होता है अभ्यास या रियाज करने जाते थे। अमीरुद्दीन को बालाजी का मंदिर तक जाने का वह वाला रास्ता पसंद था जो रसूलन भाई और बतूलन भाई के यहाँ से होकर गुजरता था, क्योंकि उनके गाने सुनकर उन्हें बहुत अच्छी प्रसन्नता भी होती थी। और दोनों जो होता है रसूलन भाई और बतूलन भाई का जिक्र बिस्मिल्लाह खां ने अपने बहुत सारे जो होता है साक्षात्कारों में किया भी है। उन्होंने ये स्वीकार भी किया है कि हाँ, जो उनके जीवन के प्रारंभिक दिन थे, उसी दिनों में संगीत का जो लगाव है वो इन्हीं गायिका बहनों के कारण उन्हें हो गया था। सजदे में बिस्मिल्लाह खां से केवल एक ही चीज़ मांगते थे खुदा से। जो पूरा का पूरा वैदिक इतिहास है उसमें शहनाई का तो वैसे तो कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इसी संगीत शास्त्रों के अंतर्गत बहुत अच्छे बिस्मिल्लाह खां को माना जाता है। जो शहनाई है उसको भी ऐसी माना जाता है। अरब देशों की अगर बात करें, अरब देशों में फूंक कर बजाए जाने वाले यही शहनाई को नह बोलते हैं। ना और ये नह बोलते हैं, नह शहनाई यानी कि भाई जो होता है अगर इसे कहा जाए अरबी भाषा में तो इसे शहनह कहते हैं। शहनह, हाँ शहनह, तो शहनह ही होता है।
और जो होता है 80 वर्ष की आयु में भी बिस्मिल्लाह खां ये सोचते हैं कि भाई उनमें सुरों को सलीके से बरतने का गुण कब आएगा। इसलिए वह सजदे में नमाज पढ़ने के बाद में सजदे में यही दुआ मांगते रहते हैं, यही प्रार्थना करते रहते हैं। और यही प्रार्थना करते करते उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं कि आए मालिक कुछ भी हो जाए लेकिन भाई हमारे सुरों में अपना तासीर वही रहे, हमारे सुर ना फटें। और बिस्मिल्लाह खां और मुहर्रम का एकदम अलग ही जो होता है संबंध था। मुहर्रम वो महीना होता है जहाँ पे जो होता है शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन या इमाम हुसैन के मारे जाने पर या शहीद होने पर शोक मनाते हैं। इमाम हुसैन और उनके 75 साथियों को करबला के मैदान में मार दिया गया था। उसी के तौर पे मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम जो होता है कोई खुशी का त्यौहार नहीं है, ये गम का त्यौहार है, ये जो होता है शोक का त्यौहार है जैसे मनाया जाता है। इसमें बिस्मिल्लाह खां शहनाई नहीं बजाते थे, ना ही किसी संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। 8 तारीख को खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे और इसी दिन दाल मंडी में फातमान के करीबन 8 किलोमीटर दूर पैदल रोते हुए नौहा पढ़ते हुए जाते थे। इस दिन कोई राग नहीं बजाया जाता था और उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती थीं। ये है जो मुहर्रम होते हैं, ये गम का त्यौहार होता है। गम में मतलब त्यौहार नहीं होता है, ये एक तरीके से गम मनाया जाता है। यहाँ पे जो इमाम हुसैन की जो होता है शहादत हुई थी उन्हीं का गम होता है, इसलिए ये यहाँ पे बात करी गई है। बिस्मिल्लाह खां को फिल्मों का बड़ा ही शौक था। छुप छुप कर जो होता है नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे, लेकिन जब सब लोग रियाज के बाद अपनी जगह से उठकर चले जाते थे तब वो जो होता है बहुत ही छोटी बड़ी शहनाइयों में से नाना वाली शहनाई ढूंढते और एक एक शहनाई को जो होता है फेंक कर एकदम जो होता है साइड कर देते कि भाई मेरे को तो नाना वाली शहनाई चाहिए। बचपन में फिल्मों का बहुत शौक था, इसलिए भाई 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे में मिलता था उस टाइम की अगर बात करें। 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से, 2 पैसे नानी से लेकर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल किया करते थे। और ये सुलोचना की फिल्में बहुत पसंद थी, बहुत बड़े शौकीन थे सुलोचना की फिल्मों का। इधर सुलोचना की फिल्म नई आई नहीं कि उधर बिस्मिल्लाह खां चले नहीं फिल्म देखने के लिए। तो उन्हें बहुत शौक था फिल्मों का। और जो बालाजी के मंदिर पर हर रोज़ शहनाई बजाने से उन्हें थोड़ा बहुत जो होता है जो मतलब दक्षिणा मिलती थी, वही उस तरीके उसको ले जाके कुलसुम की देसी घी में तली हुई बहुत ही संगीतमय कचौड़ी खाया करते थे। संगीतमय क्यों? इसलिए क्योंकि भाई जब वो एकदम कचौड़ी को कलकलाते हुए एकदम घी में डालती थी तो एकदम छन्न सी आवाज़ आती थी और उस छन्न सी आवाज़ में उन्हें सारे के सारे सुर दिखाई दे जाते थे। काशी और बिस्मिल्लाह खां का भी काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। काशी में संगीत कार्यक्रम के आयोजन की परंपरा बहुत टाइम से चली आ रही है। शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित संकट मोचन मंदिर में शहनाई की मतलब संगीत की वहाँ पे परंपरा होती है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक जो होता है शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गाय वादन का बहुत अच्छी सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते थे। बिस्मिल्लाह खां की काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार श्रद्धा थी, बहुत अच्छी। वो जब भी काशी से बाहर रहते तब भी विश्वनाथ या बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते और थोड़ी देर ही सही बट शहनाई जरूर बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि काशी की धरती को छोड़कर वह कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ गंगा मैया साहित बाबा विश्वनाथ और बालाजी का मंदिर भी है जिसमें उनके खानदान की कई पीढ़ियों ने शहनाई बजाई है। और शहनाई और काशी से बढ़कर इस धरती पर और कोई जन्नत नहीं है। काशी संस्कृत की पाठशाला है। यहाँ पे कालाधर हनुमान मंदिर भी है और नित्र विश्वनाथ भी हैं। काशी में हज़ारों साल का इतिहास है भाई। यहाँ पे जो होता है संगीत, भक्ति और आस्था, संस्कृति सब कुछ एक दूसरे से अलग नहीं दिखाई देते, बल्कि सब कुछ एक दूसरे में घुले मिले दिखाई देते हैं। बिस्मिल्लाह खां और उनकी शहनाई दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से जान चुके थे कि खान साहब को तो ताल मालूम था, राग मालूम था और शहनाई को उनको मालूम था। तो
एक बार उनकी शिष्या ने ये उन्हें फटे हुए तहमद में देख लिया और टोकते हुए ये कहा कि इतना प्रशिष्ट, इतना भारत रत्न सम्मानित जैसा इंसान फटी हुई तहमद पहनी है। तो बिस्मिल्लाह खां ने उनसे जवाब दिया कि शहनाई के कारण ही तो मिला है ये सब, ना कि मेरे वस्त्रों के कारण। उनका कहना था कि मालिक से तो यही दुआ है कि जो होता है तहमद फट जाए लेकिन सुर ना फटे, क्योंकि फटी तहमद तो सिल जाएगी लेकिन फटा हुआ सुर तो नहीं सिल सकते हैं। बिस्मिल्लाह खां को यही दुख था कि अब वो काशी में तो रहते हैं लेकिन वहाँ काशी में पहली वाली मलाई बर्फ़ की कचौड़ियाँ जलेबियाँ नहीं मिलती और ना ही संगीत के लिए गायकों का मन में पहले जैसा कोई आदर रहा है। अब घंटों रियाज के लिए कोई नहीं पूछता और बहुत सारी चीज़ें अब समाप्त सी हो रही हैं। इसके अलावा भी वो सुबह और शाम आज भी संगीत के स्वरों का साथ देती है। काशी तो ये साथ देती है। यह भी पावन भूमि है, यहाँ मरना भी तो मंगलदायक है। यहाँ दो कौमों की एकता का प्रतीक है बिस्मिल्लाह खां का जो ये चीज़ है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों में अपना जो होता है शहनाई वादक के लिए पहचाने जाने वाले और बहुत सम्मान पाने वाले बिस्मिल्लाह खां की 90 वर्ष की उम्र में भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को स्वर्गवास हो गया। तो ये चैप्टर था यतेंद्र मिश्र द्वारा रखा गया भाई बिस्मिल्लाह खां के ऊपर, जिसका नाम है नौबत खाने में। बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर, खूबसूरत चैप्टर, मतलब पढ़ने में मज़ा आता है इसको। ऐसे चैप्टर अगर आपको मिल जाए तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका संस्कृति, जिसे बदंत आनंद कौशल्यान ने रखा है। ओके, चलिए ज़रा इसकी बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं ज़रा। देखो भाई, ये वन शॉट कम पॉडकास्ट ज़्यादा है, सुनने में इसमें बहुत मज़ा आएगा तुमको, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, तो सुनने पर ज़्यादा ध्यान रखिए। संस्कृति अगर पार्ट की बात करें तो यहाँ पे दो वर्डों के बीच में बड़ा ही अच्छी तरीके से लेखक ने कॉन्ट्राडिक्ट बिठाया है। यहाँ पे सभ्यता और संस्कृति के मध्य के अंतर को बताया गया है। साथ ही लेखक ने यह भी बताने का बहुत ही अच्छी तरीके से प्रयास करा है कि आज के व्यक्तियों को ना सभ्यता का पता है और ना ही संस्कृति का पता है, लेकिन हाँ, संस्कृति के नाम पे समाज में भ्रम तो बहुत अच्छी तरीके से फैलाया जा रहा है। लेखक संस्कृति के बारे में बात करते हुए कहता है कि सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग सबसे अधिक होता है और जो सबसे कम ही समझे जाते हैं। बहुत ही कम लोग इसको समझ पाते हैं, समझे रामलाल। स्थिति तो तब और खराब हो जाती है जब इनके साथ अनेक विशेषणों का भी प्रयोग होने लगता है। लेखक इन शब्दों के अंतर को समझाने के लिए दो उदाहरण देता है। वो कहता है, पहला तो उदाहरण है भाई अग्नि के आविष्कार का और दूसरा सुई धागे का। अग्नि की बात करें तो जब मानव ने पुरातत्व काल में, यानी कि भाई प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जब अग्नि का आविष्कार किया होगा, उस समय जिस व्यक्ति ने भी सबसे पहले अग्नि का आविष्कार किया होगा वो बहुत बड़ा आविष्कारकर्ता रहा होगा, यानी बहुत बड़ा इन्वेंटर रहा होगा। इसी प्रकार वो व्यक्ति भी बहुत बड़ा आविष्कार करता रहा होगा या बहुत बड़ा इन्वेंटर रहा होगा, जिसने यह कल्पना की हो, जिसने यह सोचा हो, जिसने यह सोच पाया हो कि भैया लोहे का एक टुकड़े को एक साथ जोड़ के और कुछ पीछे से जो होता है मोड़ के उसमें से अगर धागा पिरोकर कपड़ों को के दो टुकड़े को भी हम एक साथ जोड़ सकते हैं, तो वो व्यक्ति भी बड़ा ही एकदम बुद्धिमान और बहुत बड़ा इन्वेंटर रहा होगा। और अगर हम बात करें तो भाई ये सारी चीज़ें भी हैं। और वह योग्यता की अगर बात करी जाए, प्रवृत्ति की बात करी जाए, तो वो प्रेरणा भी होती है जिसके बल पे भाई सुई धागे का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ। वह व्यक्ति की भाई विशेष संस्कृति है, जबकि उस संस्कृति के द्वारा जो आविष्कार हुआ उसे हम सभ्यता कह सकते हैं। यानी कि भाई संस्कृति वो है जो आविष्कार करवाती है, सभ्यता वो है जो आविष्कार को आगे चलाती है। अगर हम इन दोनों के अंतर की बात कर रहे हैं तो संस्कृति व्यक्ति को नए चीज़ों की खोज कराती है, लेकिन भाई उसकी संतान यानी जो उसका बेटा है, उसकी जो वंशज है, उसका जो वंश है, वो उस खोज की हुई चीज़ों का इस्तेमाल करती है और अपने आप ही उसको तो वो चीज़ मिल जाती है। इससे हम ये तो कह सकते हैं कि भाई संतान सभ्य है लेकिन भाई संस्कृत नहीं है। अगर इसका भाई लेखक को स्पष्ट करना है तो लेखक ने एक उदाहरण का यहाँ पे इस्तेमाल कर रखा है। उदाहरण के तौर पे उसने ये कहा है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का तो न्यूटन ने आविष्कार कर दिया। उसने ये तो बता दिया कि भाई ग्रेविटी होती है, लेकिन भाई अगर आज के टाइम में अगर हम बात करें तो बहुत सारे भाई फिजिक्स के स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं जिनको ग्रेविटी के अलावा बहुत और अलग अलग चीज़ों में बहुत ही प्रकांड, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है।
तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि भाई उन्हें न्यूटन से भी ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हाँ भाई वो उनसे ज़्यादा संस्कृत हैं। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आज के विद्यार्थी न्यूटन से ज़्यादा सभ्य तो हैं, लेकिन न्यूटन के बराबर संस्कृत नहीं है, क्योंकि उसने सबसे पहले इसका आविष्कार किया है। अगर अग्नि और सुई धागे के आविष्कार की बात करी जाए तो इसमें अगर मैं बात करूं इसकी प्रेरणा क्या रही होगी, तो हाँ, कहीं ना कहीं इसकी प्रेरणा पेट की ज्वाला से तो नहीं होगी कि भाई भूख लग रही है तो ऐसा कुछ हो जाए ना, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, सभ्यता का एक बड़ा अंश यह भी है कि हमें ऐसे संस्कृत व्यक्तियों से मिलाता है जिनकी चेतना के बलबूते पर आज ये दुनिया चल रही है। लेकिन हाँ, उसका अंश निश्चित भी ऐसा भी है कि हाँ, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता भी चलती है। अगर आज के व्यक्ति जिसका पेट भरा हुआ है, तन ढका हुआ है, जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ होता है और जगमगाते हुए तारों को देखता है, तो ये सोचता है कि हाँ भाई कि हाँ ये है क्या, ये मोती भरा ताल। इस दृष्टि से वो तारों को देखकर ना तो सोच सकने वाले बड़े ही अच्छे व्यवहार को सोच रहा होता है कि भाई क्या है ये। और आज के ज्ञान का प्रथम यही चीज़ है। अगर हम बात करें भाई, जैसे केवल अगर हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें केवल जो होता है ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वही अकेली चीज़ नहीं है, बल्कि मानव संस्कृति के अगर मैं जन्मदाता की बात करूं, यानी माता पिता की बात कर लो भाई, तो मानव संस्कृति के माता पिता ये नहीं है कि भाई जिज्ञासा है किसी चीज़ को जानने की, किसी चीज़ को जानने के लिए जो होता है अर्ज है कि हाँ कुछ ऐसा होता है तो मैं इसको जानूँ ये क्या है, बल्कि ये है कि भाई जो संस्कृति है, जो संस्कृत है, जो महामानव है, जो आविष्कारता है, संस्कृति बहुत कुछ चाहती भी है। अगर हम जो होता है संस्कृति की बात करें तो महामानव जो लोग बहुत बड़े बड़े आविष्कार करते हैं, उन्हें बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है, अपने मुंह का टुकड़ा दूसरे के मुंह में रख के छोड़ना पड़ता है। इसी के कारण अगर हमें बताएं तो रूस का भाग्य बदलने वाला अगर हम लेनिन की बात करें तो अपनी डेस्क पर रखे हुए लेनिन अपनी डबल रोटी को के सूखे टुकड़ों को भी स्वयं ना खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखने वाले कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो उसने तो अपना सारा का सारा जीवन ही दुखों में बिता दिया। आज से अगर 2500 साल पहले सिद्धार्थ ने अपना घर ना छोड़ा होता, यानी हम गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, तो सिद्धार्थ ने अगर अपना घर ना छोड़ा होता तो वो अधिक पाने की लालच में ही अगर भटकते रहते तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती। अगर हम जो होता है सभ्यता की बात करें तो बहुत सारे संस्कृत व्यक्तियों के अभाव का परिणाम है भाई हमारी सभ्यता, वो उनकी सोच का परिणाम है हमारी सभ्यता। मानव की जो योग्यता है, जहाँ वो आग हो, जहाँ वो ग्रेविटेशन हो, जहाँ वो तारों के बारे में जानकारी हो, जहाँ वो सुई धागा हो, वह सब जो होता है क्या है, वह संस्कृति का परिणाम है। हमारी संस्कृति, हमारे खाना पीना, ओढ़ना पहनना, हमारा जो होता है हमारा कल्चर, ये सारे जो होता है हमारी सभ्यता है। मानव की वही योग्यता है जो आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार करती है, वो असंस्कृति है। जैसे भाई साधनों के बल पर वह दिन रात अपने आप को खराब करने में तुला हुआ है, वह असभ्यता है। असभ्यता क्या होता है भाई? हाँ, असभ्यता है, यानी वो मानव सभ्य नहीं है। तो यहाँ पे संस्कृति चैप्टर में बहुत ही अच्छी तौर पे बदंत आनंद कौशल्यान ने ये हमको बताया है कि भाई संस्कृति और सभ्यता में क्या फ़र्क है। देखो भाई, संस्कृति से सभ्यता आती है, सभ्यता से संस्कृति नहीं आती है। संस्कृति लाने के लिए, यानी कुछ नया बनाने के लिए, कोई नया एकदम चालू करने के लिए बहुत सारे त्याग भी लगते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है आपका ख़त्म। चलिए बढ़ते हैं काव्य खंड की तरफ। पहला चैप्टर है आपका सूरदास, और हम बात करते हैं ज़रा इसकी। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे सिर्फ जो होता है हम लोगों ने जितने भी कविताएं हैं उसके सिर्फ मायने बताए हैं आपको। अब आपको करना क्या है, आपकी जो पुस्तक है उसे अपने पड़ोस में रखिए, वहाँ से कविता आप देखते जाइए, यहाँ से मायने समझते जाइए। तो चलिए चालू करते हैं। पहला पद की बात करते हैं, सूरदास के पद की हम बात कर रहे हैं। ये जो पद हैं ये सूर सागर से लिए गए हैं, या अगर बात करी जाए तो सूरदास ने जो सूर सागर लिया है उसके ब्रह्म गीत के ये 4 पद हैं। अगर हम बहुत ही डिटेल में जाके बात करें, यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे प्रसंग क्या है पूरा। यहाँ पे ये प्रसंग है कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर गोपियों को कोई संदेश तो नहीं भेजा, जिसके कारण गोपियाँ बड़ी ही बेचैन हो गई हैं और
फिर श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास योग का संदेश भेजा है, ताकि गोपियों की पीड़ा को कम किया जा सके। और गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं, इसलिए वह ये योग का संदेश उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी वहाँ पे एक जो होता है भौरा वहाँ पे उड़ के आ गया और वहाँ पे गोपियों ने व्यंग करना चालू करा है। उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण ने ये संदेश भेजा था, तो उद्धव के ही ऊपर पूरा बता रखा है। तो पहले पद के बारे में ज़रा बात करें तो वहाँ पे गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि उद्धव तो बड़े ही भाग्यवान हैं, जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें प्रेम नहीं हुआ है। गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से करती हैं और कहती हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल में ही रहते हैं, लेकिन उन पर कोई जल का प्रभाव नहीं दिखाई देता है, अर्थात वह जल के प्रभाव से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, वैसे ही उद्धव हैं। और उद्धव का उन्होंने जो होता है उद्धव को कंपेयर करा है तेल की मटकी से भी, जहाँ पे तेल के मटके को अगर पानी के बीच में भी रख दो तो तेल और पानी अलग अलग रहता है, उस पर पानी से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार उद्धव जो होता है श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम तत्व का तो उद्धव के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है। और वो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुमने प्रेम रूपी नदी में अभी अपने पाँव नहीं डुबोए हैं और ना ही तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है, लेकिन हम तो भाई भोली भाली अबलाएं हैं, हम तो तुम्हारी तरह हमें कोई ज्ञान है नहीं। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटे हुए हैं। ये पहला पद है। दूसरे पद की तरफ बात करते हैं। पहले पद में बस इतना ही गोपियों ने बताया है। दूसरे पद की अगर बात करें तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि है उद्धव, हमारी जो मन की अभिलाषाएं हैं वो तो हमारे मन में ही रह गईं, क्योंकि श्री कृष्ण ने यह कहकर नहीं पाया कि हम उनसे प्रेम करते हैं, हम तो उनसे ये कह ही नहीं पाए। अब जो होता है तुम ही बताओ कि हम ये क्या करें, हमारी तो बड़ा ही बुरी हालत हो गई है। हम श्री कृष्ण से प्रेम भी करते हैं और हम उन्हें कभी बता ही नहीं पाए, और साथ साथ में अब जो होता है उनके आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी। उसी आशा के आधार पर हमने अपने तन मन के दुखों को सहन किया था। अब तो उनके द्वारा भेजे गए योग के संदेश सुनकर हमारी जो बेचैनी की ज्वाला है वो और बढ़ गई है। हमने भी श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला में अपनी रक्षा करने का सहारा चाह रही थी कि हाँ भाई श्री कृष्ण आ जाएं और हम लोगों को सहारा दें। उधर से तो योग की धारा बहती चली आ रही है। सूरदास गोपियों के माध्यम से हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण ने सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा जो होता है पद लिखा गया है सूरदास द्वारा, जो कि कुछ ऐसा है कि मन ही मन की मांझ रही, कहीं जान कौन पाए उद्धव नहीं परत कहीं। अच्छा, मैं अगर सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इस जोग सदेश सीन सुनी सुनी, वरहिन वरहन दही। अच्छा, चाहित हुती गुहारी, इसके आगे मैं नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। सो इस तरीके का ये पद है। इसमें मतलब जो होता है गोपियाँ यही कहना चाह रही हैं। चलिए ज़रा अब बात करते हैं तीसरे पद के बारे में। तीसरे पद में गोपियाँ कहती हैं हमारे हरि हारेल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उरी। अच्छा ओके, सो समझिए ज़रा ध्यान से। गोपियाँ उद्धव से ये कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारेल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारेल पक्षी ने अपने पैरों में दबाई हुई लकड़ी को वो कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को अपने दिल में समाये हुए हैं। हम तो जो होता है, हम सोते जागते खाते पीते कहाना कहाना रटते रहते हैं। और ये जो तुम जो होता है योग का नाम लेके आए हो, इस योग रूपी बीमारी को तो हमने कभी सुना भी नहीं है, हमने कभी इसके बारे में जाना ही नहीं है, ना ही तो कभी हमने इसे देखा है, ना ही इसके बारे में सुना है, और इसे कभी जो होता है हमने जाना ही नहीं है। और यहाँ पे सूरदास ये कह रहे हैं कि भाई ये जो जोग तुम लेके आए हो ये उन्हीं को जाकर सौंप दो। हमारा मन तो जो होता है से स्थिर है, लेकिन श्री कृष्ण का मन जो होता है चक्री के समान चंचल है। हमारा मन तो बहुत ही स्थिर है, वो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रहता है, और लेकिन श्री कृष्ण तो बड़े ही चंचल हैं। चौथे पद की तरफ बढ़ते हैं जनाब। तो ये आखिरी पद है आपका। चौथे पद में हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब उपाय। अच्छा ओके, सो
गोपियां जो हैं उद्धव से ये कहती हैं कि भाई तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा चतुर थे, बहुत चालाक थे, अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है और जिससे वो और अधिक भी चालाक हो गए हैं, बहुत और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। उन्हें जो तुम्हारे द्वारा योग का संदेश भेजा है उससे हमें तो यही लगता है। और उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे, लेकिन अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि भाई मथुरा जाते समय तो हमारे मन को अपने साथ ले गए, लेकिन हमें अब वो मन वापस चाहिए है। और साथ साथ में जो होता है ये भी कहती हैं उद्धव, अब अपने मन फेर पाए चलती जूं होत चुराए। अच्छा, ओके। सो अब उद्धव से ये कहती हैं कि भाई श्री कृष्ण तो बदल गए हैं, उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया है। सूरदास यहाँ पे हमारे ये शब्दों से हमें ये कहना चाहते हैं कि भाई श्री कृष्ण जो होता है गोपियों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म की अगर हम बात करें तो राजधर्म तो यही होता है कि भाई किसी भी प्रजा के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए और उन्हें सताना भी नहीं चाहिए। इसलिए भाई सूरदास का कहना ये है कि श्री कृष्ण को जो होता है योग का संदेश वापस लेना चाहिए और स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। तो ये जनाब सूरदास के पद होते हैं यहाँ पे। अब तो दूसरा चैप्टर आता है आपका राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद तुलसीदास। ओके, ये चैप्टर आपके लिए होमवर्क रहने वाला है आज, क्योंकि इसका हमने जो होता है आपका पूरा मतलब हम नोट्स में डाल देंगे इसका, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि भाई इसके अंदर बहुत अच्छी संस्कृत का इस्तेमाल हुआ है, तो मैं टीचर से इसके नोट्स बनवा लूँगा। मुझे मेरे टाइम पे भी ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आता था, तो मैंने टीचर से इसके अच्छे से नोट्स बनवा लिए हैं, सब वो आपके लिए प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये आप पूरा जो होता है नोट से कर लीजिएगा और आपको चीज़ें भी यहाँ समझ में आएगी। बस इसका थोड़ा बहुत पहचान रख लेना कि भाई तीसरे काव्यांश में क्या है, चौथे में क्या है, पाँचवें में क्या है, और आपके लिए चीज़ें एकदम क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए भाई, तीसरा चैप्टर है हमारा आत्मकथ, जिसे जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। अच्छा, तो भाई अगर हम बात करें जो होता है आत्मकथ के बारे में, तो यहाँ पे जो होता है जयशंकर प्रसाद अपने आत्मकथ के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। ये कविता जो होता है अगर जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, तो इस कविता में जो होता है बहुत ज़्यादा मतलब छाया का इस्तेमाल किया गया है। अगर इसको कहा जाता है, इसको छायावाद शैली कहा जाता है, इफ़ आई एम राइट या आई एम राइट, तो छायावाद शैली में बहुत इसको अच्छी तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे कवि अपने अंदर के विचारों की बात कर रहा है, अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहा है और बहुत ही अच्छे शब्दों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, जिसमें बहुत अच्छी चीज़ों से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। मधुपन गुन गुनाकर इसका पहला काव्यांश है, चलिए ज़रा उसकी तरफ बढ़ते हैं। मधुपा गुन गुनाकर कहे जाता कौन कहानी ये अपनी। अच्छा, सोच समझिए ज़रा ध्यान से। मांझ कर गिर रही पत्तियों देखो कहीं आज घनी। ओके, यहाँ पे कवि जयशंकर प्रसाद हमसे ये कहना चाहते हैं कि जैसे जो होता है भौरे का यहाँ पे उन्होंने मतलब जो होता है एज आ रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया है। भौरे के माध्यम से अपनी कहानी को वो उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मन रूपी भौरा जो है वो गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी हमसे कहना चाह रहा है। वो अपनी जीवन की उन विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं, उन इच्छाओं के बारे में बता रहे हैं जिसे वातावरण में ना पाकर वो गिर रही हैं। यानी कि भाई उनके जो सुख पहुंचाने वाली खुशियां हैं वो उनका एक एक करके साथ छोड़कर चली जा रही हैं। जीवन की असली सच्चाई भी यही है, जो खुशियां हैं आपकी वो हमेशा नहीं रहती हैं, छोड़ के चली जाती हैं। इसी विशाल विस्तार वाले आकाश की बात करते हुए वो कहते हैं कि कितने महापुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी हैं। उसे पढ़कर तो ऐसा लगता है कि भाई वह स्वयं ही अपना जो होता है हंसी उड़वा रहे हैं। मेरे जीवन में बहुत सारे जो होता है बुराइयां भी हैं और मेरे मित्रों तुम मुझसे यही कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ हुआ, मैं उसे सबके सामने कह डालूं। अच्छा, तो एक बात बताओ, क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर तुम्हें कोई सुख मिलेगा, या मेरे मन को खाली गागर का समान है, मेरा मन तो खाली ही है जिसमें कोई भाव ही नहीं है। तो क्या मेरे मन से तुम्हारे मन को कोई शांति मिलेगी, तुम्हारे मन में जो होता है कोई चीज़ें आएंगी, या मेरे मन के भावों से तुम्हारा जो होता है मन का खालीपन भर जाएगा? ऐसा तो नहीं कि मेरे खाली जीवन देखकर तुम्हें सुख प्राप्त हो जाए। दूसरे काव्यांश की तरह बात करते हैं तो दूसरे काव्यांश चालू होता है, यही विडंबना आरी सहलत
तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवचना औरों को दिखलाऊं मैं। अच्छा, ओके। तो कवि यहाँ पे हमसे ये कहना चाहते हैं, यानी जयशंकर प्रसाद हमसे यह कहना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे यही हम उनकी विडंबना है, यही दुर्भाग्य की बात है कि भाई सरल मन वालों की हंसी उड़ाई जाती है। सरल मन वालों की बहुत जो होता है, अगर मैं यहाँ पे अपनी आत्मकथा लिखने बैठ जाऊँ तो मैं तो सरल मन वालों की हंसी उड़ाऊंगा। अभी तक मैंने दूसरों को स्वभाव को तो समझा तो है नहीं, इसलिए मैं अपनी कमियां प्रकट करके भी लोगों को छल कपटपूर्ण व्यवहार और दुनिया जो मुझे धोखा मिला है दुनिया से, उसे मैं तुम्हें बताऊं। मैं उस मधुर चांदनी रातों कोई गाथा को कैसे गाऊं, उज्जवल गाथा को कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, अलीगंज में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। अच्छा, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद ये कहना चाहते हैं कि वह उन क्षणों को लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं समझते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि उनके जीवन में सुख उनको तो नहीं मिला है। वो एक सपना देख रहे थे जिसमें सुख उनकी बाहों में आते आते ही मुस्कुराकर चला गया, मुस्कुराकर चला गया। यानी कि भाई उनकी जो अभिलाषाएं हैं वो सफल नहीं हुई और उन्हें सुख की प्राप्ति भी अभी तक नहीं हुई है। तीसरे काव्यांश की अगर हम बात करें, उसमें वो कहते हैं, जिसके अरुण कोपले की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती निजी सुहाग मधुमाया में, उसकी समृद्धि बनी है थके पार्थिक की पंथी की। अच्छा, ओके, तो समझते हैं। ये मैं पढ़ चुका हूँ एक बार और आपके सामने पढ़ रहा हूँ। कवि अपने यहाँ पे जो होता है प्रिया की बात कर रहे हैं, प्रिया के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो होता है वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके गालों को देखकर ऐसा लगता है कि वो प्रेम बिखेरती हुई चली आ रही है और ऊर्जा उदित हो रही है। ऐसा उन्हें कभी कभार ऐसा लगता था कि हाँ, आज जो होता है वो उसी सहारा, यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान को दूर करते हैं। मेरे जीवन में कवि कहते हैं कि सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए जिनसे तुम प्रेरित हो सको, इसलिए मैं अपनी जीवन की आत्मकथा क्यों ही लिखूं। इसलिए मैं जीवन की कहानी को खोलकर उधेड़ कर देखना चाहते हो तो मेरे इस छोटे से जीवन के अभाव में बड़ी बड़ी कथाएं हैं। मैं अपने जीवन की उन सामान्य कथाओं को कैसे कहूँ। मेरे लिए तो यही अच्छा रहेगा ना कि मैं दूसरे महान लोगों की कथाओं को सुनता रहूं और अपने बारे में चुप रहूं। भला ही तुम मेरे सारे आत्मकथाओं को सुनकर प्रेरणा प्राप्त कर सकोगे, लेकिन मेरे जो दुख का समय था वो जो होता है बहुत ही शांत था। अब वो थक कर सो गया है, इसलिए मैं अभी अपनी आत्मकथा लिखने का उचित समय नहीं आया है। तो ये कहते हैं हमारे कवि, मतलब वो तीसरे में ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई ऐसी बड़ी घटनाएं नहीं हुई हैं, कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिससे कि तुम जो होता है प्रेरणा ले सको। ये थी भाई कथा आपके जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई बहुत ही बेहतरीन सी कविता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कविता की तरफ, जो कि है आपका उत्साह तथा अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ये कविता लिखी है। इसमें उत्साह में तो सबसे पहले बादलों की ओर बात करते हुए उन्होंने ये लिखा है, मतलब बादलों को उन्होंने इच्छाओं के तौर पे यहाँ पे दिखाया है, जो लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है और जो बहुत ही जो होता है मतलब बात करी जाए तो बादलों की ही पूरी बात करी गई है। तो चलिए पहले काव्यांश की बात करते हैं। अपनी किताब में आपने खोल ली होगी ये कविता। बादलों गरजो घोर 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 गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पन के से पाले। ओके, चलिए। सो कभी बादलों को कहते हुए, बादलों को एकदम वो होता है जो संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि लोगों के मन में सुख भर दो, लोगों के मन में सुख भर देने वाले बादल, ऐसा करके है। अच्छा, हाँ, बादलों गरजो घोर घोर ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पन के से काले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, ब्रज छुपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। ओके, तो यहाँ पे कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि बादलों, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादल, आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो, तुम्हारे सुंदर काले बाल हैं। यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है।
यहाँ पे जो होता है बादलों के बाल कहाँ होते हैं, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने यहाँ पे बादलों के बाल कहा है। जो बादलों के बाल हैं वो बहुत ही काले और घुंघराले हैं। ये कल्पना का विस्तार करते हुए वो ये कहते हैं कि काले और बादल अत्यंत दूर दूर तक जो होता है पूरे के पूरे मतलब पूरे क्षितिज तक यानी होराइजन तक फैले हुए हैं। और कवि निराला ने बादलों को कवि रूपी में व्याख्यात करते हुए कहा है कि भाई तुम्हारे जो हृदय की बिजली है, जो बादलों की बिजली है वो चमक रही है, जिससे बादल वर्षा करके सभी के सभी पूरी के पूरी पृथ्वी को पूरे के पूरे मतलब जो होता है संसार को नव जीवन प्रदान करते हैं, नव जीवन देते हैं। इसी प्रकार तुम कभी भी इसी प्रकार अब वो अपने बारे में बात करने लगते हैं। इसी प्रकार कवि भी जो होता है संसार को नया जीवन देते हैं। जिस प्रकार बादलों में व्रज छुपा है, उसी प्रकार कवियों भी अपनी नई कविता में भावनाओं को छुपाकर और सृष्टि का निर्माण करते हैं, पूरे के पूरे संसार को जोश से भर देते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई बादलों और कवि ने अपने आप को बादलों से रिलेट करते हुए यहाँ पे बहुत अच्छा सा वर्णन किया है। बादलों को उन्होंने मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल करते हुए बादलों से कहा है कि बादलों बहुत खूब अच्छे से गरजो और जो होता है इस पूरे की पूरी सृष्टि में नव जीवन का संचार कर दो, नव जीवन को बिखेर दो, जैसे कि हम कभी इस पूरी सृष्टि में नव जीवन को बिखेरते हैं। दूसरे काव्यांश की अगर बात करी जाए तो दूसरे काव्यांश में विकल उनमें थे, उनमें विश्व के निषाद के संकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तृप्त धारा जल से फिर शीतल कर दो। ओके, तो समझिए ज़रा ध्यान से। कभी यहाँ पे ये कहता है कि भाई वातावरण में जो बेचैनी है, वातावरण में जो पूरे के पूरे एकदम उमस भरा हुआ वातावरण है, लोग दुखी हैं, गर्मियों से एकदम परेशान हैं, और वो बादलों से ये कहता है कि लोगों के मन जो दुखी है उसको सुख से भर दो और बादलों आकाश को घेर के खूब गरजो। जो संसार में भयंकर गर्मी पड़ी हुई है और इस कारण लोग बेचैन हैं, उदास हैं, उसी प्रकार भाई बादलों से वो कहता है कि आकाश की अनजान दिशा से आए हुए बादलों खूब बरस के गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा कर दो और लोगों को एकदम सुखी कर दो। तो ये था चैप्टर आपका उत्साह। बात करते हैं ज़रा अट नहीं रही है। ओके, अट नहीं रही है, चलिए इसकी जरा बात करते हैं। ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। अट नहीं रही है आबा फागुन का तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पेड़ है उर में मगध गद पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अरे 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 वाह वाह, ओहो ओहो क्या बात है। सो चलिए अट नहीं रही है की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो होता है फागुन की बात कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पे भाई बसंत के मौसम की बात करी जा रही है। अगर कविताएं पढ़ते रहो यार तो भाई अलग ही लेवल का मतलब जोश रहता है, अलग लेवल का मज़ा आ रहा होता है कविताएं पढ़ने में। तो चलिए प्रस्तुत कविता में जो होता है फागुन के पूरे मौसम की बात करी है। तो फागुन के सौंदर्य को यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बता रहे हैं हमको कि फागुन की जो शोभा है, जब पत्तों पे नई नई डालों पे नए नए फूल लग रहे होते हैं तो वो समा नहीं पा रही है। जो शोभा पूरे के पूरे तन में एकदम जो होता है चली जा रही है, चारों ओर फूल खिल रहे हैं और सांस लेते हुए, और जो सांस है वो पूरी की पूरी प्रकृति को खुशबू से भर देती है, क्योंकि फागुन के मौसम में चारों तरफ फूल लग रहे होते हैं। इस वातावरण में फैल कर हर घर में खुशबू भर जाती है। ये सब देख कर बड़ा ही मन प्रसन्न हो रहा है, बड़ा ही मन खुश हो रहा है। आकाश में उड़ना चाहते हैं, वातावरण में पंछी भी एकदम अच्छे खुश हो रहे हैं। उड़ उड़ घर में भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। क्या बात है। सो पंख फैलाकर पक्षी भी आकाश में उड़ना चाहते हैं। फागुन का ये दृश्य इतना ज़्यादा सुहावना है कि अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आंखें हटाते हैं तो एकदम हट नहीं रही है, आंखें हटी नहीं रही हैं, आंखें देख रही हैं कि क्या खूबसूरत दृश्य है, क्या खूबसूरत जो होता है जगह है। जब फागुन का मौसम आता है तो हर पेड़ की डाल पे जो होता है नई पत्तियां लदी होती हैं, और वो पत्तियां और डाल कहीं पे हरी होती है, कहीं पे लाल होती है, कहीं पे जो होता है खूबसूरत से फूल होते हैं, और ये सब चीज़ें पट नहीं रही हैं, ये सौंदर्य समा नहीं पा रहा है। तो ये चैप्टर है आपका, ये कविता है अट नहीं रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है ये दंतुरित मुस्कान और फसल की बात करेंगे यहाँ पे, जो ये चैप्टर नागा अर्जुन ने हमको लिख के दिया है। तो चलिए ज़रा सबसे पहले हम नागा अर्जुन की बात करते हैं।
मेरे टीचर ने ये मेरे को बताया था। नागार्जुन की अगर मैं बात करूँ तो नागार्जुन एक घुमक्कड़ पोएट है। ओहो हो सर, क्या कह रहे हो? घुमक्कड़ पोएट बोले तो, घुमक्कड़ पोएट बोले तो मतलब कि जो घूमते ज़्यादा हैं, घर पे कम रहते हैं। तो नागार्जुन के बारे में ये बात है, जो घुमक्कड़ हैं वो जब घर पे आए हैं तो देखा है कि उनका नया मतलब उनका बेटा हुआ है या बेटी हुई है, नया बच्चा आया है घर पे, छोटा सा बच्चा है। वो बच्चा उनको देखकर उनकी तरफ घूर रहा है और मुस्कुरा रहा है। तो उसी के ऊपर उन्होंने कविता लिखी है, ये दंतुरित मुस्कान। ये दंतुरित मुस्कान का पहला काव्यांश है आपका, उसकी ज़रा बात करते हैं। तो पहला काव्यांश में कवि कहते हैं, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धुसर तुम्हारी ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। पारस पाकर तुम्हारे ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शिफालिका के झरने लग पड़े शिफालिका के फूल। बरसा बांस था कि बबूल। अच्छा, ओहो क्या बात है, बहुत अच्छे। तो कवि यहाँ पे बच्चे को देखकर ये कहता है कि जो बच्चे के नए नए निकले दांत हैं, उसकी जो मुस्कान है वो जीवन का संदेश दिखाई दे रही है। ये वो कहता है कि ऐ बालक, तुम्हारे जो ये नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान है, ये तो मरे हुए व्यक्ति में भी प्राणों को डाल दे। और इस मुस्कान को देखकर भाई जिंदगी से निराश आदमी भी एकदम जो होता है प्रसन्नता से खिल उठे। कवि कहता है ये जो तुम्हारे बदन पे जो होता है धूल धूसर तुम्हारे ये गात, मतलब तुम्हारे बदन पे ये जो धूल लगी हुई है, तुम्हारे बदन ये जो धूल से सना हुआ है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो जो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल रहा है। तुम्हें छूकर तो पत्थर भी पिघल कर जल बन जाए, यानी पत्थर दिल भी पिघल कर जल बन जाए। और जो होता है जो तुम्हें छू ले वो अपनी कठोरता छोड़ के विनम्र हो जाएगा। तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है कि भाई बांस हो या बबूल हो, उससे भी शिफालिका के फूल झड़ने लगे हो। अर्थात भाई इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो स्पर्श है वो कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी विनम्र बना देगा। दूसरा आपका काव्यांश की तरफ बात करते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए होगे आंख लूं मैं फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनती होती आज। मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। ओके, समझिए ज़रा ध्यान से। दूसरे काव्यांश में कवि बच्चे की मनमोहक मुस्कान को देख के ये कहता है कि जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है, अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो वही देखना, बच्चा जब किसी को पहली बार देखता है तो बहुत अजनबी की तरह उसे देखता ही रहता है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन आ गया, ठीक है। सो उसको देखता रहता है। इसी कारण कभी बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचान तो नहीं पाए होगे, इसलिए मुझे बिना पलक झपकाए तुम लगातार देखते रहे हो। और इसलिए कवि बच्चे से कहता है कि अगर इस प्रकार तुम लगातार मुझे देखते रहोगे तो तुम थक गए होगे, इसलिए मैं ही अपनी आंखें अपनी तुम्हारे ओर से हटा लेता हूँ। हो सकता है कि तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके होगे। हाँ, ये भी बात है, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारा मुझसे परिचय ना कराती, यानी कि तुम्हारी माँ माध्यम का काम ना करती, तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं और तुम्हारे नए नए निकले दांतों की मुस्कान को देखने का सौभाग्य मैं प्राप्त ना कर पाता। मैं ना पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। चलिए, सो आप थर्ड की बात करते हैं। तीसरे काव्यांश में कवि क्या कहता है हमसे? तीसरे काव्यांश में हमसे कवि कह रहा होता है, धन्य तुम, तुम्हारी माँ भी धन्य, यानी कि भाई जो होता है तुम भी बहुत धन्य हो, तुम्हारी माँ भी बहुत धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब आंखें चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। ओके, चलिए। सो यहाँ पे कवि बच्चे की जो होता है मुस्कान को देखकर कहता है कि तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है जो एक दूसरे का साथ मिला। मैं तो सदैव बाहर ही रहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तो अपरिचित ही हूँ, मैं एक अतिथि हूँ प्रिय। तुम मुझसे जो होता है तुम्हारी अनियमितता कितनी मिल रही होगी, यानी कि तुम्हारा मुझसे कोई संपर्क तो रहा नहीं है। तुम्हारी माँ ही ने तुम्हें सबको सिखाया है, जिन्होंने तुम्हें पंचामृत पिलाया है, यानी मधुपर्क कराया है। और जो तुम मुझसे नज़रें तो मिलाते हो, इसलिए जब तुम्हारी नज़रें मुझसे मिल जाती हैं तो तुम मुस्कुरा तो देते हो। उस समय तुम्हारे नए नए निकले दांतों को देखकर मुझे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है।
बात करते हैं यार फसल की, ये चैप्टर होता है आपका ख़त्म। बात करते हैं ज़रा फसल के बारे में। फसल देखिए, जो फसल 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 ओके ओके समझिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे भाई फार्मर्स की बात हो रही है, फार्मर्स के बारे में सारा चैप्टर है, तो समझिए ज़रा ध्यान से। यहाँ पे कवि सबसे पहले काव्यांश की तरह बात करते हैं। एक नहीं, ओके, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाखों लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक नहीं, दो के नहीं, हजारों हजारों खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। ओके, कवि इस बात को ये कहना चाहता है कि जो लहराती फसल खेतों में आप देखते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का नहीं, बल्कि जो होता है पूरी की पूरी प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही सहयोग से बन रही होती है। वो कहता है कि भाई फसल को पैदा करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेकों नदियां अपना जल देकर उसकी सिंचाई करती हैं। एक दो मनुष्य नहीं, बल्कि करोड़ों मनुष्यों का परिश्रम उसमें लगता है। और एक दो खेतों का नहीं, बल्कि हजारों हजारों खेतों की मिट्टी का गुण धर्म मिलता है, तभी खेतों में लहराती हुई फसल पैदा होती है। और इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य दोनों के सहयोग से एकदम फसल जो होता है आपकी आती है। फसल क्या है? दूसरा काव्यांश, फसल क्या है? और कुछ नहीं है, वह है नदियों के पानी का जादू, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली सांदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकने का। यहाँ पे कवि ये कहता है जनाब, कभी हमसे ये कह रहा होता है कि भाई जो फसल है ना, वो किसी भी एक इंसान का नहीं है, मतलब कि उसमें एक इंसान का पूरा संयोग नहीं है। वो कहता है कि जो फसल है आपकी, वो नदियों द्वारा जो दिए गए पानी है उसका जादू है, जिससे फसल की सिंचाई हुई है। वो लाखों करोड़ों मनुष्य के परिश्रम का फल है। और जो वो मिट्टी है, जो वो भूरी काली मिट्टी है, उसका गुण धर्म है, जिसने उस फसल जो होता है बोई गई थी। सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, जिसने फसल को रोशनी दी थी। और साथ ही हवा का भी इसमें समान सहयोग है। और लहराती हुई फसल इस प्रकार यहाँ पे खड़ी हो जाती है। चलिए भाई बात करते हैं जरा संगीतकार की। ये आपका पद्य खंड का आई थिंक या लास्ट चैप्टर है, या दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द पद्य खंड। बात करते हैं जरा संगीतकार के बारे में, क्या कहना है भाई सभी लोगों का। सो संगीतकार की जरा बात करते हैं। तो संगीतकार ओके, मंगलेश डलबार कहता हूँ मैं, मेरा भी प्रोनाउंसिएशन ही मंगलेश डलबार कहता हूँ मैं। मंगलेश डबराल ने ये चैप्टर लिखा है आप लोगों के लिए, खूबसूरत सा चैप्टर है ये। तो चलिए ज़रा इसकी बात करते हैं। संगीतकार, पहला काव्यांश की ज़रा बात करते हैं। तो अच्छा हाँ, संगीतकार से मैं बता दूँ भाई, प्रीवियस ईयर में CBSE में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे कवि हमसे क्या बात करना चाहते हैं, इसकी तरह बात करें तो कवि जो होता है ये कहता है कि भाई सिर्फ अगर आप किसी भी शो को देखते हैं, किसी भी फिल्म को देखते हैं, उसमें मुख्य गायक का ही खाली जो होता है रोल नहीं होता है, बल्कि जो उसके साथ वाले होते हैं, उसके जो संगीतकार होते हैं, उसकी भी पूरे का पूरा महत्व होता है, उसकी भी सारी पूरा का पूरा मतलब उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है अगर इंग्लिश की बात करें। और इसलिए हमें केवल और केवल जो होता है, जो नायक होता है, उसी को खाली हमें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके साथ जो संगीतकार है उसे भी हमें प्रोत्साहन पूरा का पूरा देना चाहिए। पहले काव्यांश की बात करते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार। ओके, इस कविता का सबसे पहला काव्यांश कवि हमसे ये कहना चाहते हैं कि जो नाटक, फिल्म या संगति है, या चाहिए तो मैं बता चुका हूँ। तो ये यहाँ पे कवि कहता है कि भाई मुख्य गायक के सबसे जो गंभीर जो आवाज़ है, जो दमदार स्वर है, उसके साथ एक कोमल सी, एक मधुर सी आवाज़ आती हुई सुनाई देती है। वो अनुमान लगाता है क्या ये मुख्य गायक का छोटा भाई की आवाज़ होगी, या उसके शिष्य की, या पैदल चल के आने वाले किसी दूर के रिश्तेदार की आवाज़ होगी जो उसके साथ आ रही है। काव्यांश 2 की तरफ आइए जनाब। तो काव्यांश दूसरे में कवि हमसे ये कहता है कि मुख्य गायक की गरज में वही अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरिक्ष की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है और भटकता हुआ एक आनंद में, तब संगीतकार ही सारथी को संभाल लेता है, उसे समेटता है मुख्य गायक के पीछे, जैसा समेटता हो मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ सामान, जिसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था।
अच्छा हाँ, ये तो दूसरा काव्यांश है, हमारी टीम ने रिसर्च करी तो ये 15 और 13 12 और 17 में शायद आ चुका है या ओके। सो 15 12 13 17 में ये पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट काव्यांश है, समझिए ज़रा ध्यान से। यहाँ पे कवि हमसे ये कहता है कि मुख्य गायक जो है वो अपना जो होता है संगीतकार मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिलाता हुआ तो चला आ रहा है। जब मुख्य गायक अपने जो होता है ट्रैक को छोड़कर कहीं और भटक जाता है, कहीं और चला जाता है और कुछ और ही पकड़ लेता है, कठिन जो होता है या तो कठिन ताल हो और वो उसकी सफलतापूर्वक प्रस्तुति नहीं कर पाता और अपने सरगम को लांग कर कहीं और गुम होने चला जाता है, तब संगीतकार के ही गाने का जब संगीतकार ही तभी गाने को पकड़ के रखता है और उसे वापस बुलाता है। और ऐसा लगता है कि भाई कवि जो होता है उसका ये वर्णन करते हुए कहता है कि हाँ भाई उसे ऐसा लगता है कि हाँ वो ऐसा है संगीतकार, उसके पीछे का जो फैला हुआ सामान है, जो मुख्य गायक है उसके जो पीछे फैला हुआ सामान है वो को समेटता हुआ चल रहा है, वो उसको समेट रहा है और ये उसको उसके बचपन का याद दिला देता है जब वह संगीत सीख रहा था। ठीक है, यहाँ पे मतलब यही है कि जब मुख्य गायक अपना ट्रैक छोड़ के कहीं गुम हो जाता है तब संगीतकारी उसे वापस बुलाता है। संगीतकारी गाने की ओरिजिनल टोन को पकड़ के रखता है, ओरिजिनल चीज़ों को पकड़ के रखता है और वह मुख्य नायक को बुलाता है वापस कि भाई कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। काव्यांश तीसरे की जरा बात करते हैं, इसका जो होता है भावार्थ की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो होता है ये बताया गया है, तरस पर जब मैं बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ देती है, उत्साह अस्त होता हुआ आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांस बांधता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज़ में जो ये हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसकी विफलता नहीं है, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। ओके, यहाँ पे संगीतकार के बारे में कवि बताते हुए कहता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि भाई मुख्य गायक का गला एकदम बैठने लगता है, ऊंचे स्वरों में गाने के कारण गला बैठने लगता है, प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है। प्रेरणा की बात कर रहे हैं, वो दूसरी वाली प्रेरणा नहीं, अगर कुछ हमारे रामलाल का ध्यान जा रहा है, बहुत मारेंगे पटक, चलो इधर आ जाओ वापस। प्रेरणा की बात करते हैं तो उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ रही होती है और उसका उत्साह कम होने लगता है, आवाज़ बुझने लगती है। तब जो होता है पीछे से उसको जो होता है ढारस देती हुई, उसको सत्तावना देती हुई आवाज़ आती है, ऊंचा सा स्वर सुनाई देता है। कभी कभी मुख्य गायक को ये बताता है उसका संगीतकार का स्वर कि भाई तुम अकेले नहीं हो, वो राग जो तुम पहले भी गा चुके हो फिर से तुम उस राग को गाओगे और गाया जा सकता है। इसी प्रकार वह मुख्य गायक का उत्साह को बढ़ाता है और हाँ उसकी आवाज़ में एक हिचकिचाहट साफ साफ सुनाई दे रही होती है कि कहीं मुख्य गायक से ही ना उसका स्वर ऊंचा चला जाए, इसलिए वो अपने स्वर को बहुत ही कंट्रोल में भी रख रहा होता है। ये उसकी जो होता है विफलता नहीं मानी जानी चाहिए, ये उसका जो होता है उसका मनुष्यता मानी जानी चाहिए, उसका एकदम सभ्य व्यवहार माना जाना चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर संगीतकार। ओके, सो यहाँ पे खत्म हो जाती है आपकी क्षितिज का पूरा पाठ। बढ़ते हैं कृतिका के चैप्टर्स की तरफ। चलिए चालू करते हैं भाई कृतिका। पहला चैप्टर है आपका माता का आंचल, लिखा है शिव पूजन सहाय ने। ये जो चैप्टर है आपका ये देहाती दुनिया के ऊपर पूरा का पूरा लिखा गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं उनका क्या ढंग होता है, किस तरीके से जो होता है खेलते हैं, और ग्रामीण माता पिता के भी बारे में लिखा गया है। इस पाठ में यार भोलानाथ हैं एक हमारे, भोलानाथ के चरित्र के बारे में पूरी की पूरी चीज़ें लिखी गई हैं। उनका कैसा चरित्र है, कैसी शैतानियाँ हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो चलिए बात करते हैं ज़रा। और यहाँ इसमें ये माता का आंचल क्यों है, इसका पूरा का पूरा टाइटल ये पूरा इसलिए है क्योंकि ये स्पष्ट किया गया है इसके अंदर यार कि बच्चा कुछ भी करे लेकिन उसका सबसे ज़्यादा जुड़ाव उसकी माँ से ही होता है, और अपने पिता के साथ कितना ही रहे लेकिन जब परेशानी आती है तो उस समय उसके माता का आंचल ही उसे शांति देता है। इसमें बहुत अच्छी बातें भी हैं। चलिए ज़रा बात करते हैं इसका। तो लेखक का नाम भाई ताकेश्वर नाथ था।
जो इस मतलब शिव पूजन सहाय अपने बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो लेखक का नाम ताकेश्वर नाथ था, लेकिन पिताजी जो होता है यहाँ पे उसे भोलानाथ कह के बुलाते थे। भोलानाथ अपनी माता के पास केवल खाना खाने और दूध पीने के लिए ही आता था, लेकिन भाई वो पिताजी के साथ ही जो होता है बाहर की बैठक में ही सोता था, उन्हीं के साथ मतलब रहता था। पिताजी प्रातःकाल उठकर भोलानाथ को अपने साथ में नहला धुलाकर पूजा में बिठा देते थे। पूजा पाठ के बाद पिताजी अपने एक जो होता है उन्होंने पोथी बना रखी थी, जिसमें वो राम नाम वही 1000 बार जो होता है राम नाम लिखकर उस पोथी में बांध कर रख देते थे। कभी कभी भाई बाबूजी के साथ साथ भोलानाथ और बाबूजी के बीच में कुश्ती भी हुआ करती थी। पिताजी पीठ के बल लेट जाते थे और भोलानाथ उनकी छाती पे चढ़ के लंबी लंबी मूछें खींचने लगता था, और फिर पिताजी हंसते हंसते और उसके हाथ अपने मूँछों से छुटाकर और उसे चिपटा लेते थे और चूमने लगते थे। भोलानाथ की बात करी जाए तो भोलानाथ पिताजी और उसके बीच में बहुत मतलब पिताजी और भोलानाथ के बीच में बहुत ही अच्छा सा माँ के साथ अगर भोलानाथ के संबंध की बात करी जाए तो माँ के साथ भी खाने का तक का रिश्ता था अभी तक उसका। तो जब भोलानाथ का पेट भर जाता उसके बाद भी माँ थाली में बचे हुए जितने भी, जैसे कि हम लोगों के साथ होता था बचपन में कि हाँ भाई ये जो होता है अलग अलग जानवरों के नाम पे, तोता, मैना, कबूतर और जो होता है हंस, मोर, शेर, सब जो होता है सब खिला दिए जाते थे कि हाँ भाई ये निवाला शेर के नाम पे, ये निवाला जो होता है जो तोता होगा वही खाएगा, मैना होगा वही खाएगा। तो ऐसे करके सब माँ उसको खिला देती थी, और जब तक सारे के सारे निवाले ख़त्म नहीं हो जाते थे, सारे के सारे कौर ख़त्म नहीं हो जाते थे, तब तक भोलानाथ को नहीं जाने दिया जाता था। और फिर उसके बाद में भाई भोलानाथ हैं, बच्चे हैं, शैतानियों का तो पूरा का पूरा सिलसिला चलता ही रहेगा। भोलानाथ के घर पे बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे, जिसमें चबूतरे पर एक कोने में नाटक घर बना दिया जाता था। वहाँ पे जो होता है कभी कभी जो होता है गुड्डे गुड़ियों की शादी कराई जा रही है, मिठाई की दुकान है और बहुत सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं, ठीक है। तो सब जो होता है मिठाई की दुकान, उस पर गीली मिट्टी की जलेबियाँ, मतलब तुम्हारी बचपन की सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे, वही चीज़ें यहाँ पे करी जा रही है। अब उसके बाद में बच्चों के खेल में कभी कभार पिताजी भी पहुंच जाया करते थे। पिताजी जो होता है जब कभी कभार संगत बैठती थी तो बाबूजी भी धीरे से आकर भाई भोजन करने के लिए बैठ जाते थे कि हाँ भाई नकली शादी में नकली भोजन हो रहा है, पूरी संगत बैठी है भोजन करने के लिए। पिताजी भी आकर बैठ गए कि हाँ भाई चलो हम भी करते हैं भोजन। और जैसे ही उसको पिताजी को बच्चे देखते तो वैसे ही जो होता है अपना घिरौंदा बिगाड़ के जो घिरौंदा बनाते थे भाग जाते थे। कभी कभी बारात भी कराई जाती थी, जुलूस भी निकाले जाते थे, सब कुछ होता था। बारात के लौटने पर जो होता है बाबूजी जैसे ही दुल्हन का मुंह निखारने लगते थे तभी बच्चे जो होता है हंसकर भाग जाते थे। तो ये पूरा का पूरी कहानी चल रही है। इस सारे खेलों के बारे में लिखा गया है। बच्चे जो होता है अपने क्या कहते हैं मूसन तिवारी जो उनके गुरु थे उनको खूब चढ़ाते थे, तो खूब चढ़ाते थे। मतलब देखो ये बात है भाई, कभी जब आम की फसल लगती है तब कभी कभी खूब आंधी आ जाती है। जब आंधी आती है तो फिर आम भी नीचे गिरते हैं और बच्चे दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं, चुन चुन कर जो होता है घुले हुए आम सब खा जाते हैं। एक दिन आंधी आई और आकाश में काले बादल आ गए, मेघ खूब गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, और जैसे ही जो होता है बाग में जैसे ही बरखा बंद होते ही बाग में खूब सारे बिच्छू नजर आए। बच्चे डर कर भाग चले, और बच्चों में बैजू सबसे बड़ा था एक बच्चा, तो बैजू बड़ा ही ढीठ था। और वैसे ही बीच में उन्हें उनके गुरु मूसन तिवारी मिल गए। बैजू उन्हें देखकर चिढ़ाते हुए बोला कि भाई बुढ़वा बेईमान है, बड़ा मांगे करेले का चोखा। तो ये बैजू ने उनको चिढ़ाते हुए बोला, और बाकी बच्चे भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना चालू कर दिया। तिवारी जी की पाठशाला थी, तिवारी जी ने पाठशाला में जाकर बैजू और भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए 4-5 लड़कों को भेज दिया। बैजू तो 9-2-11 हो गया और भोलानाथ पकड़ा गया, जिसके बाद में गुरुजी ने खूब खबर ली। बाबूजी को भी ये सब हाल सुनाया तो पाठशाला से आकर भोलानाथ को गोदी में उठाकर पुचकारा, और गुरुजी को जो होता है गुरुजी को थोड़ा बहुत मतलब समझा बुझा के भोलानाथ को घर ले गए भाई। और रास्ते में सभी लड़कों का फिर से झुंड मिल गया, और फिर से जो होता है उन्हें नाचता गाता देखकर भोलानाथ अपना रोना धोना जो चल रहा था उसे भूल के उन्हीं की मंडली में और ज्वाइन हो गए। फिर से सब कुछ होने लगा। अब एक दिन होता है कि भाई एक टीले पे जाकर बच्चे चूहों के बिल होते हैं, मतलब गाँवों में टीले बनाते हैं, चूहे बिल होते हैं, वहाँ पे कई बार सांप भी बैठ जाता है।
बच्चे जाते हैं चूहे के टीले में पानी डालने लगते हैं। कुछ ही देर में जब सब थक जाते हैं तब उसी बिल में से एक बड़ा सा सांप निकल के आता है और उसे देखकर रोते चिल्लाते सब बहुत तेज भागते हैं, बेतहाशा बेहोश होकर भागते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और भोलानाथ भागते भागते गिरते पड़ते भागते हैं, सारी जो होता है देह लहू लुहान हो जाती है। और जब तेज़ी में भाग रहे हैं, बिना किसी के भाग रहे हैं, तो भाई पैरों में कांटे वोटे खूब चुभेंगे। तो जब कांटे वोटे चुभ जाते हैं और दौड़ते हुए आते हैं, घर में घुसते हैं, सामने जो होता है बाबूजी बैठे होते हैं, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। और जो होता है भोलानाथ भागता हुआ अपनी माँ के पास जाकर आंचल में छुप जाता है। भोलानाथ को डरा हुआ देख के माँ काँपने लगती है और रोने लगती है। और वैसे ही जो होता है झटपट हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पे लगाया जाता है और उसको छुपाया जाता है। और डर के मारे भोलानाथ के मुंह से जो होता है सांप तक नहीं निकल पा रहा था। चिंता के मारे माँ का बुरा हाल था। इसके बीच बाबूजी ने आकर भोलानाथ को माँ की गोद से लेना चाहा, लेकिन भोलानाथ ने माँ का आंचल नहीं छोड़ा। यानी कि भाई बच्चा कभी भी कितना भी माँ से दूर रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है उसको लगाव माँ से ही होता है। ये इस चैप्टर के थ्रू हमें बताने की कोशिश की जा रही है और लेखक ने हमें ये समझाया भी। दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, साना साना हाथ जोड़ी मधु कंकरिया ने ये चैप्टर लिखा है। ये चैप्टर फर्स्ट पर्सन में है, तो अगर मैं इसको समझाता हूँ आपको तो ये चीज़ आपकी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। या हमने इसके नोट्स आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। जब ये नोट्स आपको मिलेंगे तो ये नोट्स में पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग इंक्लूड कर देंगे, इंक्लूडिंग सारी चीज़ें। मतलब पूरा का जो समरी होगी चैप्टर की वो आपको मिल जाएगी। इसकी रूपरेखा मैं अभी आपको बता देता हूँ इस पार्ट में है क्या। क्योंकि मधु कंकरिया ने ये पार्ट जो होता है एडवेंचर स्टोरी के तौर पे लिखा है, तो ये फर्स्ट पर्सन में है, तो आपको अकेले पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो समझिए ज़रा ध्यान से, ये जैसे हमारे जो शहर वहर होते हैं उनकी जो भागम भाग से भरी ज़िंदगी है और एकदम मतलब जो जीवन एकदम शून्य है, भागम भाग है, ये वो सब चेपे इनसे ऊप से बचने के लिए लेखक दूसरे स्थानों की यात्रा करती है। इन्हीं यात्राओं के दौरान ये लेखक देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से मिलती है और उन्हें पहचानने का अवसर उन्हें मिलता है। इसी अनुभव को लेखक ने अपनी यात्रा में लिखा है और वही यात्रा अगर बात करी जाए तो लेखक की यात्रा के अनुभवों का लिखा हुआ जो पूरी यात्रा वृत्तांत है उसी का एक जो होता है छोटा सा हिस्सा है, जहाँ पे सिक्किम की राजधानी गंगटॉक की बात करी गई है। गंगटॉक या गंगटॉक कहते हैं कुछ लोग इसको गंगटॉक कहते हैं। उसके आगे की बात का करी गई है। एडवेंचरस चैप्टर है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा जाके, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं मैं क्यों लिखता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर होने वाला है हिंदी के बाब वन शॉट का, जो कि अज्ञे ने लिखा है। तो इस चैप्टर की ज़रा बात करते हैं। तो मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञे ने ये चैप्टर लिखा है आपका। इसमें जो आपके साहित्यकार हैं जिसका नाम अज्ञे है, लेखक हैं इस चैप्टर के, उन्होंने ये निबंध के तौर पर लिखा है। और ये निबंध में उन्होंने ये बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि जो रचनाकार होते हैं ना, उनके भीतरी व्यवस्था भी होती है और जो व्यवस्था होती है वही उनको लिखने के लिए मजबूर करती है। और लिखकर ही रचनाकार जो होता है मुक्त हो पाता है। अगर वो नहीं लिखेगा तो वो उस जो होता है व्यवस्था से मुक्त नहीं हो पाएगा। मतलब एडिक्शन होता है लिखने का एडिक्शन की वजह से ही सारी चीज़ें जो होता है हो रही होती हैं। और लेखक यहाँ पे ये कहते हैं, अज्ञे यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई प्रत्यक्ष अनुभव कि जब अनुभूति होती है तभी रचना होती है। अनुभव के बिना भाई अनुभूति नहीं होती है, लेकिन ये आवश्यक भी नहीं है कि हर अनुभव जो हो वो अनुभूति बने। अनुभव जब जो होता है भाव बनता है और संवेदना का हिस्सा बनता है, तभी जो होता है कला में अनुभूति होती है। मतलब भाई तभी जो होता है इंसान लिख पाता है कुछ। लिखने की बात करी जाए तो मैं क्यों लिखता हूँ, लेखक के अनुसार ये प्रश्न बड़ा ही सरल है, लेकिन ये बड़ा भी कठिन भी है भाई। क्योंकि इसका बहुत अगर जो होता है उत्तर लिखने के ऊपर आए तो लेखक को ये समझ में आता है कि भाई पूरा का पूरा लिखना उसके जीवन से संबंध रखता है। वो अपने जीवन के कुछ वाक्यों का वर्णन करता है, कुछ वाक्यों को बताता है। और अगर लेखक की बात करी जाए तो लेखक को ऐसा लगता है कि भाई लेखक का मानना है कि अगर उसको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि मैं क्यों लिखता हूँ, तो उसको स्वयं को जानना होगा। इसलिए वह लिखता है, क्यों लिखता है और
किस वजह से वो लिखता है उसे अपने आप को जानना होगा। बिना लिखे हुए उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। लिख कर ही वो इस प्रेरणा और इस व्यवस्था को पहचान सकता है कि हाँ भाई वह क्यों लिखता है, उसे क्यों एडिक्शन है। और अगर बात करी जाए, लेखक को ऐसा लगता है कि भाई जो सभी लेखक होते हैं वो कृतिकार नहीं होते हैं, सभी लेखक में कृतियां भी नहीं होती हैं। यानी कि ये तथ्य भी सही लगता है लेखक को कि हाँ भाई अगर किसी को एडिक्शन है लिखने का, यानी कि व्यवस्था है, व्यवस्था से भी लोग लिखते हैं, बाहरी व्यवस्था भी है। जैसे कि भाई संपादक का आग्रह है, प्रकाशित करना है कुछ, या जो होता है अगर किसी को कुछ पैसे चाहिए है तो भी लोग लिखते हैं। लेकिन लेखक की बात करी जाए तो लेखन में कीर्तिकार का स्वभाव और बिल्कुल अलग होता है, बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। कुछ लेखक बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं कि भाई बिना किसी भी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते हैं। जब तक उनका बॉस उनके ऊपर आके दो चमाट नहीं मारता है तब तक वो लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो लेखक ये कहता है हमारा, और जैसे कि प्रातःकाल में नींद खुल जाने पर भी कोई बिस्तर को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार घड़ी का अलार्म बिना ना बजाए लेखक जो होता है लिखना नहीं चालू कर पाते हैं। लेखक जो होता है उसकी भीतरी व्यवस्था होती है। भीतरी व्यवस्था को बताना तो बहुत कठिन है, लेकिन लेखक कहता है कि वो विज्ञान का विद्यार्थी है, लेकिन उसकी जो नियमित शिक्षा थी वो विज्ञान विषय में ही हुई। और उसने ये सब लिखना जब चालू करा, जब जो होता है हिरोशिमा में बम गिराया, तब लेखक ने उस संबंधित खबरें पढ़ी और उससे उसका जो होता है जो प्रभाव था, उसकी जो प्रवृत्तियाँ थी वो बदलने लगी। विज्ञान का ये जब दुरुपयोग उसने देखा तो उसने जो होता है इस बारे में लिखा, और कुछ लिखा भी, मतलब लिखना चालू करा। अगर हम बात करें तो हिरोशिमा के बारे में, तो एक बार लेखक ने जब जो होता है जापान गया लेखक, तो वो वहाँ पे जाकर उसने हिरोशिमा और उसका अस्पताल भी देखे, जहाँ जो होता है रेडिएशन की मात्रा बहुत ज़्यादा है और लोग कष्ट में भी हैं। इससे उसे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। जैसा लेखक ने कहा कि उसे अनुभव से अनुभूति हुई, अनुभव से अनुभूति होना, तब उसने लिखना चालू करा। और जब उसने ये सब देखा तो एक दिन वो सड़क पे घूमते हुए कह रहा है कि भाई जले हुए पत्थर में एक लंबी सी जो होता है छाया है। उससे समझ में आया कि भाई विस्फोट के समय कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा, और विस्फोट से जब एक दिन लेखक जब चल रहा था तो उसे एक पत्थर पे एक छाया दिखाई दी। तो विस्फोट से समय कोई व्यक्ति वहाँ पे खड़ा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए जो पदार्थ थे उसमें वो व्यक्ति तो गायब हो गया होगा, लेकिन उसकी भाप जब बन के उड़ी होगी, इसी कारण भाई छाया वाला अंश जो होता है पत्थर का झुलसने से बच गया होगा। यानी सोचो भाई कितना खतरनाक है। एक पत्थर है जिस पे एक छाया बनी हुई है, मतलब पत्थर है पूरा, उस पत्थर पे बीच पे एक आदमी की छाया बनी हुई है। वो वहाँ पे खड़ा था, लेकिन जब वो उस विस्फोट के कारण भाप बन के उड़ गया तो वो पत्थर उतना हिस्से का बच गया। तो उसे इससे बहुत ज़्यादा एकदम आहत हुआ, एकदम उसे चीज़ें समझ में आने लगी। और उसने ये सारी चीज़ें देखकर ही उसने एक पूरी की पूरी दुर्घटना के बारे में लेखन करा है। उसने उस छाया को देखकर लेखक को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ सा मार दिया है। उसी क्षण उसे ये महसूस हो गया कि भाई वह जब तक स्वयं ये अनुभव नहीं करता, वही मतलब जो अनुभव नहीं करता, सामने से नहीं देख पाता, तब तक वो उसके बारे में नहीं लिख पाता। और एक दिन जब वो भारत आ गया हिरोशिमा से वापस, तो उसने हिरोशिमा पे एक कविता लिखी। ये कविता अच्छी है या बुरी ये लेखक को मतलब नहीं है, उसके लिए तो ये बस एकदम सत्य है जिसे वो जान गया था और उसे बताना चाह रहा था। तो जनाब ये था आपका हिंदी का बाप वन शॉट। उम्मीद करते हैं आपके सारे के सारे चैप्टर क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही कम टाइम के अंदर हमने इसको बनाया है। कुछ चैप्टर आपको होमवर्क के अंदर भी दिए गए हैं। अब इन जो नोट्स है वो इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ चुके हैं, वहां से आप जाके उन चैप्टर्स को भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं भाई वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा होगा भाई। तो अगर अच्छी लगी है, बहुत मेहनत लगी है यार वीडियो पे, एक लाइक तो करना भाई वीडियो को। और अगर पहली बार आ रहे हो, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी भाई बाप वन शॉट अवेलेबल हैं। कुछ आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, उनको भी आप जाके जरूर देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो चलिए भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और ऐसे ही पढ़ते रहिए जनाब, ऐसे ही फोड़ते रहिए।